हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुकोशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जो सीईटी के लिए बैच स्टार्ट किया जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं, तो उसी सीरीज़ में हम आज की वीडियो में करेंगे रूरल मार्केटिंग। और हम इस वीडियो में कंप्लीट रूरल मार्केटिंग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसका सिलेबस है रूरल मार्केटिंग का, ये वैसे देखने में बहुत वाइड है क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स को अलग अलग से मेंशन कर रखा है और कुछ रिपीटेशंस भी हैं। जैसे कि इन्होंने इसमें लिखा है, जैसे ये है, इन्होंने मार्केटिंग मिक्स अलग से लिखा है, रूरल मार्केटिंग मिक्स। और फिर ये अलग अलग स्ट्रेटजीज अलग लिखी हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, ये अलग से लिखे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा वाइड हो रहा है, लेकिन हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसी जो वीडियो है उसमें। और चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रूरल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, रूरल मार्केटिंग का मतलब है कि जो रूरल पीपल हैं उनके साथ डील करना। उनके साथ चाहे हम जो अर्बन टू रूरल भी हो सकता है, यानी कि अर्बन मार्केट से कुछ सामान है जो हम रूरल में सप्लाई करते हैं, या फिर रूरल टू अर्बन भी हो सकता है, यानी कि रूरल मार्केट से अर्बन मार्केट की तरफ भी सप्लाई करते हैं। लेकिन जो रूरल मार्केटिंग है उसको समझने से पहले ये देखते हैं कि वो जैसे ईयर टू ईयर कैसे वो अमर्ज हुआ है। एक रूरल मार्केटिंग का कंसेप्ट जो है, देखो, सबसे पहले है 1960 से पहले जो रूरल मार्केटिंग था उसमें क्या था कि सिर्फ जो रूरल प्रोडक्ट्स हैं उनको रूरल मार्केट में सेल करना, या फिर अ, जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनको अर्बन मार्केट से रूरल मार्केट की तरफ। जैसे कि जो रूरल मार्केट में हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या होता है बेसिकली, जैसे मिल्क वगैरह हो गया या वेजिटेबल्स होंगी, ये सारी चीज़ों की सप्लाई अर्बन मार्केट में की जाती थी। और अर्बन मार्केट से सिर्फ जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनकी सप्लाई होती थी। एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, जो एग्रीकल्चर में यूज होने वाले इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब होता है कि जो हम जो फैक्टर्स यूज करते हैं और उनसे फिर आउटपुट में प्रोडक्शन करते हैं। तो एग्रीकल्चर आउटपुट, तो एग्रीकल्चर से जो हमें जैसे जो फसल जो मिलेगी वो आउटपुट हो गया, लेकिन इनपुट क्या होगा, जैसे खाद, बीज, ये सारी चीज़ें इनपुट होगी। तो जो 1960 था उससे पहले सिर्फ यही चीज़ें होती थी कि जो रूरल मार्केट है उसमें से तो हम सप्लाई करते थे, जैसे कि मिल्क वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह। और रूरल मार्केट से अर्बन मार्केट की तरफ क्या चीज़, वो अर्बन से रूरल में क्या चीज़ें होती थी, एग्रीकल्चरल इनपुट्स। लेकिन 1960 से 1990 के बीच क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उनकी मार्केटिंग भी स्टार्ट हुई, कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक तरह से हम जिसको कह सकते हैं। इसमें सिर्फ उनको बेचना होता था जैसे रूरल इनपुट्स को, लेकिन जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो 1960 से 1990 के बीच आया। कि हमें जो वो मार्केटिंग में क्या मतलब है कि हमें हमारी चीज़ की को प्रमोशन भी करना है कस्टमर्स की नीड्स को समझ के। तो वो वाली चीज़ें जो स्टार्ट हुई वो 1960 से 1990 के बीच स्टार्ट हुई। और 1990 के बाद जो 1990 में, जैसे आप सबने सुना भी होगा, एलपीजी पॉलिसी जो आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो 1990s में आई थी। तो 1990s के बाद एक हर चीज़ में ही एक नया दशक, मतलब ये एक नई चीज़ उभर के आई थी सामने। तो सारी मार्केट जो है उसमें एक चेंज आया था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, स्ट्रेंथ उसने अपनी डेवलप कर ली थी, मैच्योरिटी पे था। तो उस टाइम पे जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी, बाकी के प्रोडक्ट, और इसमें हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे बाकी के प्रोडक्ट, इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को छोड़ के बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी रूरल मार्केट की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। यानी कि जो मार्केटर है अब वो सर्विस सेक्टर या फिर अदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, कोई और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी नहीं, एग्रीकल्चर इनपुट्स भी नहीं, उनके अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी 1990s के बाद जो रूरल मार्केट है उसकी तरफ शिफ्ट होने लगे थे। तो रूरल मार्केटिंग अगर हम बेसिकली समझें तो इसका मतलब क्या है कि रूरल मार्केटिंग जो है वो एक फंक्शन है जिसमें सभी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, जिसमें असेसिंग, स्टिमुलेटिंग, कन्वर्टिंग द परचेजिंग पावर ऑफ into effective demand of a specific product, service and moving people in rural area to create satisfaction standard of living for them। यानी कि जो रूरल पीपल है उनके लिए उनकी डिमांड क्रिएट करना, उनको स्टिमुलेट करना, उनको प्रमोशन, मतलब जैसे अपनी एडवर्टीजमेंट करना प्रोडक्ट के लिए, ताकि वो अट्रैक्ट हो आपके प्रोडक्ट को खरीद दें। तो वो सारी चीज़ें, यानी कि जो रूरल पीपल हैं उनकी परचेजिंग पावर जो है उसको
कन्वर्ट करना डिमांड में, यानी कि क्योंकि मार्केटिंग का क्या काम होता है, डिमांड में कन्वर्ट करना नीड्स को। तो उन रूरल पीपल्स की नीड्स को डिमांड में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग वही है कि रूरल पीपल से डील कर रहे हैं हम, और रूरल पीपल्स की जो परचेजिंग पावर है, उनकी जो नीड है, उनको हम डिमांड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आगे है नेचर ऑफ रूरल मार्केटिंग। देखो रूरल मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है रूरल मार्केट में। द इनकम इज सीजनल इन नेचर। जो इनकम है वो सीजनल होती है क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे बेसिकली डिपेंड करती है, क्योंकि जो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है रूरल इंडिया की, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए एग्रीकल्चर क्या होता है, और सीजनल की सीजन में ही इनकम होगी एग्रीकल्चर में। तो इसलिए जो रूरल इनकम है वो एग्रीकल्चर से मिलती है, और इसीलिए वो सीजनल नेचर की होती है। और थ्रू द लार्ज द रूरल मार्केट जोग्राफिकली स्कैटर्ड। देखो रूरल मार्केट बहुत बड़ी है, हम ये मानते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना कि भारत गाँव में बसता है, कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो गाँव में ज़्यादा है अर्बन के कंपैरिजन में, लेकिन वो गाँव में बहुत स्कैटर्ड है, बहुत फैली हुई है। वो बहुत ज़्यादा तो है लेकिन वो बहुत फैली हुई पॉपुलेशन है, यानी कि थोड़े से छोटा सा गाँव यहाँ मिलेगा, थोड़ा सा छोटा सा गाँव बहुत दूर जाके मिलेगा, तो बहुत फैली हुई है। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है रूरल मार्केट की। दूसरा, इट शोज लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी भी अब ये नहीं कह सकते हम कि पूरा रूरल इंडिया जो है, पूरी जो रूरल मार्केट है वो सेम है, क्योंकि हर एक गांव का भी कल्चर अलग होगा, उनमें कल्चरल डाइवर्सिटी होगी, उनकी परचेजिंग हैबिट्स दूसरे गांव के कंपैरिजन भी अलग होगी। तो पूरा का पूरा रूरल इंडिया जो है वो नॉर्थ के जो गांव है उनकी अलग हैबिट होगी, साउथ वालों की अलग होगी, ऐसे ही ईस्ट वेस्ट वालों की अलग होगी, या एक ही स्टेट में भी अलग अलग होती है, तो एक स्टेट के भी गाँव में अलग अलग हैबिट्स होती है। तो पूरे इंडिया की तो सबकी अलग अलग होनी है। तो डाइवर्सिटी है बहुत सारी, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी है बहुत सारी। तो ये चीज़ें भी गाँव में होती हैं। दूसरा है कि मार्केट इज अनडेवलप्ड एंड द पीपल हु कंस्टिट्यूट इट विल लैक एडिक्वेट परचेजिंग पावर। क्योंकि देखो अब उनके पास इनकम कम है, उनका लाइफस्टाइल भी इतना अच्छा नहीं है, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो भी इतनी नहीं है। तो परचेजिंग पावर ना होने की वजह से उनकी जो सेम प्रोडक्ट जो हम अर्बन मार्केट में सेल कर रहे हैं वो सेम हम रूरल मार्केट में सेल नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी हैबिट्स अलग होती हैं। It is largely agricultural oriented with poor standard of living, lower पर कैपिटा इनकम एंड सोशो कल्चरल बैकवर्डनेस। ये सारी चीज़ भी है कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्रीकल्चर से अभी भी मतलब कुछ डेवलपमेंट हुई है, हम ये मान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही उनकी हैबिट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही वो प्रोडक्ट्स अभी कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं रूरल इंडिया में। तो इसलिए, और सोशो कल्चरल बैकवर्डनेस अभी भी बाकी है रूरल इंडिया में। तो ये भी इसकी एक नेचर है, अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो बहुत अंडर डेवलप्ड है, तो उनकी परचेजिंग पावर, उनकी पर कैपिटा इनकम, सारी चीज़ें लो हैं। इट एग्जिबिट शार्पर एंड वेरिड रीजनल प्रेफरेंसेस विद डिस्टिंक्ट प्रीडायलेक्शन, हैबिट पैटर्न, बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स। ये है कि जो सबका जो ये इसमें था ना कि कल्चरल और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ये सारी चीज़ें डाइवर्सिफाई करते हैं, इनके अलग अलग हैं सबकी, सबकी कल्चरल हैबिट अलग है, रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो उसी हिसाब से उनकी प्रेफरेंसेस भी अलग हैं, उनकी जो हैबिट्स हैं वो भी अलग हैं, और हैबिट्स अलग हैं तो उनका जो कंज्यूम करने का तरीका है, कंजप्शन बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर है, वो भी बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, बहुत अलग अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरे रूरल इंडिया का एक पर्टिकुलर टाइप का वो कंज्यूमर बिहेवियर है, क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं लैंग्वेज के, रिलीजन के, कल्चर के, जोग्राफिकल एरिया के। तो ये सारी चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। तो ये जो रूरल मार्केट की एक कॉम्प्लेक्स नेचर है, जो एक रूरल मार्केटर है, अगर हम रूरल में हमारे प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और हम रूरल
मार्केट के लिए अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक मार्केटर को ये सारी जो नेचर है, जो ये सारे जो फीचर्स हैं रूरल मार्केट के, वो ध्यान में रखने ज़रूरी हैं कि कैसे जो कंजप्शन पैटर्न है, उनकी इनकम कम है तो वो कैसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे। एग्रीकल्चर उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो हम हमारे जो प्रोडक्ट है उसको एग्रीकल्चर से कैसे रिलेट कर सकते हैं। लैंग्वेज का जो बैरियर है या कल्चरल डाइवर्सिटी है, उनको हम कैसे मीट आउट कर सकते हैं। तो एक मार्केटर को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि जो रूरल मार्केट है वो बहुत वाइड है, बहुत फैली हुई है, सबके अलग अलग नेचर है, तो उन सबको समझना एक मार्केटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अर्बन से रूरल में शिफ्ट हो रहा है तो ये नहीं है कि अर्बन का जो नेचर है वही रूरल का होगा, बहुत डिफरेंस है दोनों में। ये डिफरेंस अब है भी यहाँ पे मेंशन कि रूरल और अर्बन जो मार्केट है वो आपस में कैसे अलग है एक दूसरे से। देखो डेमोग्राफिक वाइज अलग है। डेमोग्राफिक क्या होती है? डेमोग्राफिक ये है कि पॉपुलेशन का साइज या पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स जो है बेसिकली उसको हम डेमोग्राफिक बोलते हैं कि पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक। तो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग है रूरल और अर्बन में। जैसे कि पॉपुलेशन साइज जो है रूरल एरिया में, वो पॉपुलेशन साइज, अब जो एक पॉपुलेशन साइज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जगह पे कितने लोग रह रहे हैं। अब अर्बन मार्केट में एक जैसे एक हम मान के चले कि एक स्क्वायर फीट में या 100 स्क्वायर फीट में कितने लोग रहते हैं, और एक हम रूरल इंडिया की बात करें कि रूरल एरिया में उस उतनी ही जगह में कितने लोग रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत कम लोग मिलेंगे। और अर्बन जो एरिया है वहाँ पे बहुत लोग कंसंट्रेटेड होते हैं एक ही जगह पे, आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगी अर्बन एरिया में, बेसिकली ये बात है। लेकिन डेमोग्राफिक में पॉपुलेशन साइज छोटा होता है, यानी कि एक जगह पे लोग कम होते हैं। जैसे कि गांव में भी एक गांव यहाँ है और इस गांव में भी इतनी भीड़ नहीं होती जितनी एक शहर की एक गली में जितनी भीड़ होती है। और वैसे और गांव के बीच में फिर बहुत सारा डिफरेंस भी होता है, बहुत सारी खाली जगह होती है, यानी आप जिसको बोल सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड, और फिर दूसरा गांव मिलेगा, तो बहुत फैली हुई होती है पॉपुलेशन वहाँ की। एक जगह जो डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, वो कम होती है रूरल एरिया में। दूसरा जो अर्बन एरिया है वहाँ पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होता है, वो वही वाली चीज़ है कि पॉपुलेशन जो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है। ये मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब कि भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे थोड़े से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन रूरल एरिया में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अगर हमें अर्बन के लिए प्रोडक्ट बनाना है, अर्बन में मार्केटिंग करना ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग एक ही जगह में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तो ईजी हो जाएगा। लेकिन रूरल इंडिया में उसका उल्टा होता है, तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है। लाइफस्टाइल और कंजप्शन पैटर्न है वो भी जो रूरल और अर्बन का है वो अलग अलग होता है, क्योंकि रूरल में जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं। वो अपनी जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, अपनी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो उनकी चलती आ रही है, जो उनकी कल्चरल हैबिट्स हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। क्योंकि कंजर्वेटिव क्या होता है कि जो अपनी जो चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें, उन्हीं को आगे फॉलो करना, तो वो लोग रूरल इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं। जबकि अर्बन में लोग मॉडर्न होते हैं और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं, वो चेंज करना चाहते हैं ज़्यादा। लेकिन रूरल जो पीपल है वो इतना चेंज नहीं करने चाहते, वो ट्रेडिशनल होते हैं। और पीपल इन रूरल एरिया टिपिकली लोअर इनकम और लोअर परचेजिंग पावर होती है, क्योंकि लाइफस्टाइल उनका फिर उसी तरह से होगा ना कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कम होता है एज कंपेरिजन टू अर्बन पीपल, क्योंकि वो उनके पास इनकम कम होती है, परचेजिंग पावर उनकी कम होती है। जबकि अर्बन की जो है इनकम भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनकी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अर्बन में सीधी सी बात है ज़्यादा अच्छी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी जो रूरल इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। हेल्थ केयर सर्विसेज भी ज़्यादा बेटर होती हैं रूरल के कंपैरिजन में। तो ये भी डिफरेंस है रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट का। नेक्स्ट जो है रिटेल लैंडस्केप। अब रिटेल लैंडस्केप का मतलब कि रिटेलर्स कैसे होते हैं, रिटेल आउटलेट्स यानी कि जहाँ से डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज करता है कोई चीज़। देखो होलसेलर क्या होते हैं, जिनसे डायरेक्ट कंज्यूमर परचेज नहीं करते। होलसेलर क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उससे सामान खरीदते हैं और रिटेलर को बेचते हैं। और रिटेलर जो होता है इससे डायरेक्टली कंज्यूमर्स जो कस्टमर्स है वो परचेज करते हैं। तो रिटेलर कैसे होते हैं जो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। देखो जो अर्बन एरिया में रिटेलर्स होते हैं, रिटेल आउटलेट्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपर मार्केट्स जिनको हम बोलते हैं, वो होते हैं। जैसे हम ये ट्रेंड्स वगैरह के और बहुत सारे मॉल्स होते हैं। लेकिन रूरल एरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। रूरल एरिया में बहुत ही छोटे रिटेल आउटलेट्स होते हैं, छोटी जो जिनको हम पेटी शॉप्स बोलते हैं, वो
छोटी दुकानें होती हैं बेसिकली, तो जनरल स्टोर्स हो जाते हैं या फिर स्मॉल शॉप्स या लोकल मार्केट होती है। लेकिन अर्बन एरिया में जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल हम जिनको बोलते हैं, यानी कि बड़े बड़े मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट्स, ये मिलती हैं। ठीक है। मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पैटर्न भी फिर उसी तरह से अलग हो जाता है, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ कम होती हैं रूरल एरिया में, तो एडवर्टीजमेंट पैटर्न भी उनका वैसे ही अलग हो जाता है, क्योंकि वो प्रिंट एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा रूरल इंडिया जो है, वो रूरल जो पीपल हैं वो प्रिंट जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इनकी दीवार पे जैसे पेंटिंग करना, या फिर न्यूज़पेपर में, अगर जिनके न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर में देखना, या छपी हुई चीज़ें जैसे जो कंपेयर टू अर्बन पीपल, उनमें क्योंकि उनके पास मीडिया जो है वो ज़्यादा नहीं होता, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती, ज़्यादा एडवांस उनके पास सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, तो इसलिए वो प्रिंट मीडिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं। या फिर जो वैन होती है, जैसे मोबाइल वैन, हम गांव में जैसे देखते कि वो गाड़ियाँ होती घूमती, उन्हीं के ऊपर पोस्टर लगे होते हैं या दीवार के ऊपर ज़्यादा पेंटिंग होती है। तो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग जो टेक्निक्स हैं वो भी रूरल इंडिया में और अर्बन इंडिया में अलग अलग होती हैं, क्योंकि सारी फीचर्स ही जब अलग अलग होंगी तो मार्केटिंग पैटर्न, एडवर्टीजमेंट पैटर्न, ये सारी चीज़ें भी अलग होंगी। अब जो रूरल मार्केट है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ये सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि रूरल जो पॉपुलेशन है रूरल एरिया में वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अर्बन। अब देखो जो पॉपुलेशन के लिए तो देखो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि देखो 1971 में 43.8 करोड़ जो है वो रूरल पॉपुलेशन थी, ये बढ़ के 2001 में हुई है 66 करोड़, और ये 2011 में तो ये 83 करोड़ थी, और अब 2021 की जो उसकी बात करें वो इसमें है नहीं मेंशन, तो वो ये लगभग 90 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब 90 करोड़, देखो टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसमें से 90 करोड़ तो रूरल है, तो यानी कि आधी से भी ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा, सिर्फ 50 करोड़ ही अर्बन में बचे हैं, 90 करोड़ तो रूरल में है। तो कितनी बड़ी मार्केट है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी सीधी सी बात उतने कस्टमर्स ज़्यादा होंगे, तो कस्टमर्स रूरल में ज़्यादा है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए जो कंपनीज हैं वो रूरल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, और उनको, क्योंकि उनको एक बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल दिख रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पे इतने रिटेल, मतलब इतनी कंपनीज नहीं है, इतने बिजनेसेस नहीं है उनको सर्व कर सके, तो इसलिए बहुत सारा पोटेंशियल हो गया ना। मार्केट पोटेंशियल का यही मतलब है कि जो अभी कोई उसको यूज नहीं कर रहा है, लेकिन वो हो सकता है आने वाले टाइम में, उसी को हम पोटेंशियल कस्टमर्स बोलते हैं। तो इसलिए बहुत सारी मार्केट है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है रूरल मार्केटिंग में, रूरल मार्केट में। और जो इनकम है रूरल पीपल की वो भी अब बढ़ रही है, क्योंकि अब जो रूरल पीपल हैं वो एग्रीकल्चर से दूसरी जो इनकम सोर्सेज हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि वो शहर में जाके भी जॉब कर रहे हैं, तो उनकी इनकम लेवल बढ़ रहा है। अब उनकी इनकम लेवल बढ़ेगा, परचेजिंग जो उनका परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, जो रूरल ट्रांसपोर्टेशन है उसको इम्प्रूव कर रही है, जो अदर फैसिलिटी है जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, ये चीज़ें भी धीरे धीरे करके और ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, क्योंकि अर्बन में तो मान लो एक तरीके से फिर भी जो डेवलप हो चुकी है बहुत सारी चीज़ें, तो गवर्नमेंट भी अब शिफ्ट हो रही है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के लिए भी सीधी सी बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो गवर्नमेंट के लिए भी वोट्स ज़्यादा है रूरल मार्केट में, रूरल जो इंडिया है उसमें, तो इसलिए गवर्नमेंट भी उस तरफ शिफ्ट हो रही है, जो अपना डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो रूरल इंडिया पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। तो इसलिए वहाँ पे अगर डेवलपमेंट होगी तो सीधी सी बात है लोगों को की और इनकम इंक्रीज होगी, डेवलपमेंट होगा और वो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो और ज़्यादा डिमांड करेंगे और इससे फिर बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो बढ़ रहे हैं, जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। इंटरनेट पेनिट्रेशन का मतलब है कि लोग इंटरनेट और ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इंटरनेट की पहुंच और ज़्यादा लोगों तक हो रही है। मोबाइल जो फ़ोन्स हैं वो भी लगभग अब जो
गाँव में भी सबके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, तो इनसे उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ रहा है, और कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ने से वो जो अर्बन काउंटर पार्ट्स हैं, इनके अर्बन जो लोग हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी हैबिट्स भी उनमें आ रही है। वो जैसे जो लग्जरियस चीज़ें यूज करते हैं अर्बन पीपल्स, उनका जो लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे रूरल पीपल्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इससे भी उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केटर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। इंक्रीज इन लिटरेसी और एजुकेशन लेवल ये भी बढ़ रहा है अब रूरल जो लोग हैं उनका, तो इसलिए लिटरेसी लेवल बढ़ेगा, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, तो उनमें अवेयरनेस होगी, और चीज़ें जो उनकी और जो नीड्स हैं, जो छुपी हुई नीड्स हैं उनकी, जो उनकी वांट्स है वो बढ़ेंगी अगर वो एजुकेटेड होंगे तो इसलिए ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ही है जो बिजनेसेस के लिए। इनफ्लो ऑफ फॉरेन रेमिटेंस एंड फॉरेन मेड गुड्स इन रूरल इंडिया, क्योंकि अब जो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जो रूरल पीपल है वो भी जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनकी तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड गुड्स उनको ज़्यादा इनोवेटिव लग रही है। इनोवेटिव, अगर वो एजुकेटेड होंगे, उनका लिटरेसी लेवल बढ़ेगा, तो वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यूज भी कर पाएंगे, तो इसलिए इनकी भी ज़्यादा, फॉरेन गुड्स की भी ज़्यादा डिमांड हो रही है रूरल मार्केट में। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी है बिजनेसेस के लिए कि जो जो चेंज हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है रूरल इंडिया में, या रूरल इंडिया की जो एक लार्ज पॉपुलेशन है, वो सारी चीज़ें एक बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसीलिए जो रूरल मार्केटिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है आज के टाइम में हर किसी के लिए, क्योंकि जो अब अर्बन में तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन रूरल मार्केट में कंपटीशन बहुत कम है, बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है, हम कह सकते हैं जिसको अनटैप्ड पोटेंशियल, यानी कि जिसको किसी ने अभी तक नहीं देखा, वो बहुत सारा पोटेंशियल जो है रूरल मार्केट में अभी भी है, तो इसलिए उस पर फोकस करना ज़रूरी है। लेकिन इस सारे पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी के बावजूद भी जो कॉम्प्लेक्स नेचर है रूरल मार्केट का, वो एक प्रॉब्लम भी है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं रूरल मार्केटिंग में, जैसे यही कि ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन अभी भी नहीं है बहुत सारे। अब जैसे हम मान लें कि जैसे हरियाणा, पंजाब है, जो थोड़ी सी डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उनमें फिर भी डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, उनमें जो गांव हैं उनमें भी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छी है। लेकिन बहुत सारे जो अभी भी बहुत सारे बैकवर्ड स्टेट्स हैं, तो बैकवर्ड स्टेट्स हैं तो उनके गांव भी बहुत बैकवर्ड हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अभी भी उनके वो कच्ची सड़कें ही हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो वो रोड वगैरह अच्छे नहीं है, तो वहाँ पे कुछ अगर किसी के, अगर ये वाली चीज़ तो है ही कि अगर सड़क अच्छी नहीं होगी ना कहीं पे, तो वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी अच्छे से नहीं हो सकती, ना बिजनेस, क्योंकि पहुँच ही नहीं पाएंगे। जो फैसिलिटीज़ है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, एजुकेशन की फैसिलिटी है, या फिर और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा तो इसीलिए ये भी एक बिग प्रॉब्लम है। अभी भी बहुत जगह है रूरल इंडिया में, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे हम ये मान लें कि अगर अर्बन के पास 100% के पास या 99% के पास भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, नेटवर्क है, लेकिन इंडिया में वो जो रूरल है उनके पास अभी भी 70 या 60% लोगों के पास ही है, क्योंकि जो पिछड़े हुए गांव हैं, जो डेवलप्ड नहीं है, उनके पास इनकम ही नहीं है, इनकम के सोर्स नहीं है उनके पास, वो वैसे ही अंडर डेवलप्ड है, तो उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, लिटरेसी लेवल भी अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो बैकवर्ड जो एरिया है वहाँ पे लिटरेसी लेवल भी बहुत कम है। तो लिटरेसी लेवल कम होने की वजह से, क्योंकि हमने पिछली ही स्लाइड में देखा था कि अगर एजुकेशन, लिटरेसी, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन अगर ये नहीं है, क्योंकि अभी भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है ये चीज़ें, तो उनको समझाने में, उनको अपना जो एक मार्केटर को अपना मैसेज उनको समझाने में सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। वो अब ऐसे डिमांड ही नहीं करते, उनके अवेयरनेस ही नहीं होती उनके पास, तो वो डिमांड कम करते हैं, तो ये भी सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम है मार्केटर के लिए। वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ भी जो रूरल एरिया है वहाँ पे कम होती हैं, स्टोरेज की फैसिलिटी, इतने कोल्ड हाउसेज नहीं होते जितने अर्बन एरिया में हमें मिल जाते हैं। अर्बन एरिया में बहुत सारे वेयर हाउसेज डेवलप हुए हैं जहाँ पे जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, या उनकी स्टोरेज ज़्यादा टाइम तक उनको स्टोर करके रखना पड़ता है, लेकिन स्टोरेज की फैसिलिटीज़ जो है वो रूरल एरिया में बहुत कम होती हैं।
विलेज स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही स्मॉल और स्कैटर्ड है, क्योंकि हमने देखा ना कि एक छोटे छोटे गांव इतनी दूर दूर पे मिलेंगे, पॉपुलेशन बहुत है लेकिन वो पॉपुलेशन फैली हुई है बहुत ज़्यादा। तो वो पॉपुलेशन फैली होने की वजह से एक मार्केटर, अब एक तो देखो कि 100 बंदे एक ही जगह पे रह रहे हो तो वो उनकी मार्केटिंग करना आसान है, लेकिन वो 100 बंदे अलग अलग जगह पे फैले हो तो वहाँ पे मार्केटिंग करना, वहाँ तक बाकी सारी चीज़ें भी जो हैं जैसे प्रोडक्ट को पहुँचाना, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें पहुँचाने में दिक्कत आती है फिर, क्योंकि वो बहुत फैले हुई चीज है गाँव जो हैं वो। रूरल मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग इन्वॉल्व ग्रेटर अमाउंट ऑफ पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स, क्योंकि अर्बन एरिया में इतने पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती। पर्सनल सेलिंग क्या होता है कि डायरेक्टली एक सेल्समैन कस्टमर के पास जाता है, सेल्समैन जो है वो कस्टमर के पास जाता है और उसको कोई प्रोडक्ट सेल करता है। तो ये चीज़ें रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती और उनको अच्छे से पर्सनली मिलके उस चीज़ के बेनिफिट समझाना उस प्रोडक्ट के, फिर उनको बेचना ज़्यादा सही रहता है एज कम्पेयर टू कि वो कस्टमर खुद आके खरीद के लेके जाएं वो प्रोडक्ट। अर्बन मार्केट में तो ऐसा होता है कि कस्टमर खुद से जो प्रोडक्ट है क्योंकि उनको अवेयरनेस होती है उनके अंदर, लेकिन रूरल एरिया में अवेयरनेस की कमी होती है, तो इसलिए पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स जो है वो ज़्यादा करने पड़ते हैं एक मार्केटर को, यानी कि पर्सनल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सेल्समैन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इन एडवोकेट बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी, ये तो है ही, बैंकिंग फैसिलिटी आज भी रूरल एरिया में बहुत कम है। एटीएम्स वगैरह की फैसिलिटी तो मिलती ही नहीं है गांव में, अभी भी बहुत कम है। क्रेडिट फैसिलिटी, बैंक्स भी बहुत कम होते हैं, हर गांव में तो बैंक भी नहीं होता, मुश्किल से, या हो भी जाए तो एक बैंक मुश्किल से मिलेगा एक गाँव में, और ये एटीएम वगैरह की फैसिलिटी तो होती नहीं है। डिमांड जो है अभी भी बहुत सारी जो लोग हैं उनकी इनकम एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो सीजनल डिमांड होती है, क्योंकि सीजनल इनकम होगी तो डिमांड भी फिर सीजनल होगी उसी के अकॉर्डिंग। तो जो अब देखते हैं नेक्स्ट कि रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है। अब रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट देखो, मार्केटिंग इन्वायरमेंट हमने जो मार्केटिंग की जो वीडियो बनाई थी उसमें देखा था, मार्केटिंग इन्वायरमेंट समझा था कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। वही सेम फैक्टर रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट के भी होते हैं, बस उनकी डेफिनेशन अलग हो जाती है, उनके कुछ फीचर्स अलग हो जाती है। जैसे हम ये डेमोग्राफिक जो फैक्टर है ये देखें, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो ये डेमोग्राफिक फीचर्स जो है वो रूरल पीपल्स की अलग होगी, अर्बन पीपल्स की अलग होगी। जैसे हमने देखा कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो जो रूरल एरिया है वहाँ पे कम होती है जबकि अर्बन में ज़्यादा होती है। तो फैक्टर्स तो वही है ना कि डेमोग्राफी जो है वो कैसे अफेक्ट करती है एक मार्केटर को, एक कैसे मार्केटिंग जो है उसको उसको अफेक्ट करती है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, इनकम लेवल कैसे अफेक्ट करते हैं, सेविंग पैटर्न, कंजप्शन पैटर्न। तो यही इस डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। देखो ये 5 तरह के हैं, 6 हो गए। देखो एक तो है, फर्स्ट तो है सोशो कल्चरल फैक्टर्स। अब जो सोशो कल्चरल फैक्टर्स है उसमें क्या आते हैं, उसमें आएगी कि सोशल क्लास क्या है, कास्ट, रिलीजन, कल्चरल हैबिट्स, जो रूरल कस्टमर की जो सोशल क्लास है, यानी कि वो किस क्लास, जैसे अपर लोअर इनकम क्लास, ये हम बोलते हैं ना मिडिल क्लास, हायर क्लास, तो वो सोशल क्लास जो है वो अफेक्ट करती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो बिहेवियर होगा, कंजप्शन बिहेवियर होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे अपनी जो सोशल क्लास है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा कल्चरल का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अपने कल्चर, अपने रिलीजियस जो वो उनकी कल्चरल हैबिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। कास्ट डिफरेंसेस भी होते हैं रूरल एरिया में, तो ये सोशल कल्चरल फैक्टर्स है जो मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए मार्केटिंग इन्वायरमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आएंगे हम, देखो इकोनॉमिक का मतलब ही है कि पैसों से रिलेटेड, तो पैसों से रिलेटेड क्या होगा, इनकम लेवल, सेविंग पैटर्न क्या है रूरल एरिया में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैसा है। अब देखो इनकम लेवल कम होता है, हमने देखा कि जो पर कैपिटा इनकम है वो अर्बन के कंपैरिजन में रूरल की कम होती है। सेविंग पैटर्न भी इनका अलग होता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पे कम फोकस करते हैं, सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रूरल एरिया के लोग। कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे भी वो बहुत कम खर्च करते हैं, बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ की, लग्जरियस चीज़ें ज़्यादा नहीं परचेज करते रूरल एरिया में। तो इसलिए तो इन इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है उनका, इनकी इनकम का लेवल, उनकी सेविंग का पैटर्न, ये भी अफेक्ट करता है एक मार्केटिंग
एक मार्केटर के जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, उनकी स्ट्रेटजीज है, वो उसको उनके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के भी बनानी चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल इन्वायरमेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल समझ कैसी है रूरल एरिया के लोगों में, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। फिजिकल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट में जैसे जोग्राफिकल चीज़ें आ जाएंगी कि कैसा वहाँ का जोग्राफिकल एरिया है, तो उसके हिसाब से उनकी जो जो डिमांड है वो भी उसी के हिसाब से होगी, उसी टाइप के प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम करेंगे जैसा कि वहाँ का जोग्राफिकल इन्वायरमेंट होगा जो वहाँ का, तो उसके अकॉर्डिंग। पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है जिसमें गवर्नमेंट उनके गवर्नमेंट आ जाती है, उसके अलावा जो भी लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें वो कैसी हैं रूरल एरिया में, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। डेमोग्राफिक का भी पड़ता है। इसके अलावा ये तो सारे हो जाते हैं मैक्रो में आते हैं। इसके अलावा माइक्रो में क्या आएंगे, माइक्रो में क्या आती है, कंपनी की खुद की पॉलिसीज़। अब खुद की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, ये 4 होती हैं ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्ट वो कैसा बना रही है, प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, जो प्लेस का मतलब है कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से कर रही है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज किसके थ्रू हम कर रहे हैं, होलसेलर, रिटेलर, वो सारी चीज़ें। और प्राइस जो है वो क्या है, कैसे चार्ज करते हैं, प्राइस क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए रूरल मार्केट के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें, यानी कि ये सारी चीज़ें एक मार्केटर को ध्यान में रखनी पड़ती है। ये जो खुद की फीचर्स, ये जो 4 हैं, ये खुद की फीचर होगी ना, कि खुद के बिजनेस की चीज़ें ध्यान में रखना। इसके अलावा जो बाहर की एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिसमें सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल, पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक, ये सारे फैक्टर्स जो हैं रूरल मार्केट के, ये भी एक जो रूरल मार्केटर है, एक जो ऐसा मार्केटर, बिजनेसमैन जो रूरल एरिया में जाके अपना बिजनेस करना चाहता है, तो उसको ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इनकी सारी की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने मार्केटिंग वाले जो वीडियो है उसमें और भी डिटेल में दे दी है। कुछ एक एग्जांपल ये यहाँ पे भी हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो। ये थोड़ा रूरल एरिया के हिसाब से जो अलग थी ना वो मैंने इसमें डाल दी, बाकी जो कॉमन थी वो तो उसमें ही है, जो ये इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं। बाकी बस आपको ध्यान रखना है कि सोशो कल्चर में कौन से आते हैं, इकोनॉमिक में कौन से आते हैं, टेक्नोलॉजिकल में, फिजिकल में, पॉलिटिकल में और डेमोग्राफिक में, ठीक है। और माइक्रो का हिस्सा कौन से और मैक्रो का हिस्सा कौन से, जो बाहर वाले हैं ये सारे मैक्रो हैं, और जो ये अंदर हैं ये माइक्रो हो गए, इनकी सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं ये सिर्फ प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, क्योंकि खुद की है तो उन्हीं के जो एक्टिविटीज़ हैं वो होगी, और ये बाहर के जो सारे अदर फैक्टर्स जो हैं वो आगे ये मैक्रो में आ जाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। अब रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। अब देखो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो कैसे बिहेव करते हैं, उनकी जो परचेज करने का एक तरीका है वो कैसा है, एक पैटर्न उनका परचेज करने का कैसा है, उसी को हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। अब जैसे इसमें है भी कि डिसीजन प्रोसेस एंड फिजिकल एक्टिविटी इंडिविजुअल एंगेज इन व्हेन इवेलुएटिंग, एक्वायरिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक इंडिविजुअल क्या जो डिसीजन प्रोसेस है वो यूज करता है या कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है जब वो किसी प्रोडक्ट को इवेलुएट करता है, उसको लेता है, यूज़ करता है या डिस्पोज करता है किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है अपना, उसी को हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। अब वो बिहेवियर उसका मेंटल प्रोसेस भी हो सकती है, डिसीजन प्रोसेस आ जाएगी जिसमें, और फिजिकल एक्टिविटी भी कि वो फिजिकली कैसे रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ को खरीदते टाइम, उसको यूज करते टाइम, उसको सर्च करते टाइम, तो वो सारी चीज़ें हमारी कंज्यूमर बिहेवियर में आ जाएंगी। अब कंज्यूमर बिहेवियर इसमें कि वो कैसे खरीदता है, कहाँ से खरीदता है, हाउ ऑफन, अंडर व्हाट कंडीशंस वो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब जो रूरल कंज्यूमर है उसके का बिहेवियर कैसा होता है, उसकी शॉपिंग हैबिट्स जो है, शॉपिंग हैबिट्स ही बोल सकते हैं ना हम इसको, कि वो कैसे कब कैसे खरीद रहा है, तो उसकी शॉपिंग हैबिट्स होगी, तो वो क्या है रूरल कंज्यूमर की। अब देखो रूरल कंज्यूमर जो है वो प्रेफरेंस देते हैं स्मॉल और मीडियम पैकेजेस को, स्मॉल पैकेट्स में खरीदना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे वो शैशे आते हैं 1 रुपये के शैम्पू के शैशेज, उनको खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। या देखो ये स्मॉल कोक्स और बिस्किट जो 5 रुपये में आते हैं वो चीज़ें ज़्यादा खरीदना प्रेफर करते हैं, 5 या 10 रुपए के, मतलब छोटे पैकेट
जो हैं वो खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रूरल कंज्यूमर्स। रिटेलर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं वो इतने अवेयर नहीं होते, और रिटेलर जो होता है वो उनको जानते होते हैं पर्सनली, क्योंकि उनके पास में ही दुकान होती है या तो उनके जान पहचान के होते हैं रिटेलर्स। तो रिटेलर्स उनको जैसा समझाते हैं वो उसका अफेक्ट पड़ता है रूरल कंज्यूमर पे बहुत ज़्यादा। तो जो रिटेलर का रोल है वो रूरल मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। रोल ऑफ ओपिनियन लीडर्स। अब देखो ओपिनियन लीडर्स क्या होते हैं, ये वे लोग होते हैं, देखो लीडर्स क्या होते हैं, लीडर्स ऐसे लोग होते हैं, ऐसा एक पर्सन होता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में। यही बोलते हैं ना कि लीडर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनके बीच में एक ये जो सबसे जिसकी सारे बात सुनेंगे वो लीडर होगा, सीधी सी बात है। तो वो लीडर जो है ओपिनियन लीडर जिसको हम बोलते हैं कि किसके ओपिनियन ले रहा है, वो अपने ओपिनियन लेने के लिए किसको अपना लीडर मान रहे हैं रूरल लोग, तो वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखो, और ये किसको ओपिनियन लीडर्स बनाते हैं, जैसे सरपंच या फिर विलेज एल्डर्स जो गांव के बड़े लोग होते हैं, या एजुकेटेड जो लोग होते हैं, तो ये समझते हैं कि हाँ ये पढ़ा लिखा है और ये जो कह रहा है ना वो सही कह रहा होगा, तो ये अगर ये प्रोडक्ट यूज कर रहा है या इस तरह मतलब ये इन चीज़ों का यूज कर रहा है तो हमें भी ये करना चाहिए। तो वो ओपिनियन लीडर का बहुत इफेक्ट होता है रूरल मार्केट में। तो वो ओपिनियन लीडर्स के अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर्स जो हैं वो परचेज करते हैं। जो भी उनका ओपिनियन लीडर होता है, वो सरपंच भी हो सकता है या गांव के और बड़े लोग हो सकते हैं, जैसे वो ये बोलेंगे कि हाँ हमारे बड़े बूढ़े ये चीज़ यूज़ करते तो हम भी यही यूज़ करेंगे, या ये सोचेंगे कि ये पढ़ा लिखा है, इसको अच्छा पता है, ये यूज़ कर रहा है तो हम भी यही यूज़ करेंगे। तो वो उसके अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से सर्च करते हैं, जैसे ओपिनियन लीडर से ही लेते हैं एक, तो दूसरा रिटेलर से ले सकते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या इन्फ्लुएंसर या ओपिनियन लीडर ही इनके इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। इन्फ्लुएंसर क्या होता है कि वो किसी एक ऐसा पर्सन जो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे को कि ये चीज़ खरीदो आप, वो होता है इन्फ्लुएंसर। मीडिया के कंपैरिजन में ये इन लोगों पे ज़्यादा मतलब इन लोगों जो इन्फ्लुएंसर हैं या ओपिनियन लीडर्स हैं, इन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं जो रूरल एरिया के लोग होते हैं, रूरल कंज्यूमर्स जो होते हैं। इसके अलावा जो रूरल कंज्यूमर है वो रिलीजियस होता है बहुत। तो रिलीजियस होते हैं तो वो बहुत अपने जो रिलीजन है उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट उनके रिलीजन को प्रमोट करते हों, उनकी रिलीजियस हैबिट्स को प्रमोट करते हों, ऐसे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। जैसे ये इसमें एग्जांपल भी है कि डाबर जो है उसने ऐसा कैलेंडर डेवलप किया जिसमें हनुमान चालीसा थी, अपने प्रोडक्ट्स के साथ उसने वो कैलेंडर भी दिया। तो लोग उसमें मतलब उनको ये हो गया ना कि हनुमान चालीसा की भी मिल रही है हमें और हमें ये प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ों से प्रमोशन करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स का एक मार्केटर को, क्योंकि वो रिलीजियस ज़्यादा होते हैं जो रूरल पीपल होते हैं वो। नेक्स्ट, रूरल कंज्यूमर प्रेफर टू वर्क हार्ड देमसेल्व्स। अब इसमें क्या है कि जैसे जो अर्बन लोग होते हैं वो कन्वीनियंट प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि उनको कन्वीनियंट लगे, हाँ उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ऐसी उनकी जो हार्ड वर्क है वो कम हो जाए किसी चीज़ से, तो वो ऐसी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन जो रूरल कंज्यूमर होते हैं वो बेनिफिट्स देखते हैं, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो अदर बेनिफिट्स उस प्रोडक्ट में मिल रहे हैं तब वो प्रोडक्ट को खरीदना प्रेफर करते हैं। जैसे इसमें ये कि मशीन अगर कोई बेचनी है तो सिर्फ हम ये कह के बेचें कि इस मशीन ये अगर आप मशीन यूज करोगे तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रूरल कंज्यूमर्स के पास ये भी लगा लो कि उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, वो इतना ज़्यादा इनकम सोर्सेज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता, तो वो ये सोचता है कि मैं खुद से ही ना कर लूँगा ये चीज़। तो कन्वीनियंट का क्या मतलब, क्योंकि वो लोग ज़्यादा काम करना प्रेफर करते हैं, हार्ड वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए वो अगर उनको कोई और बेनिफिट मिल रहा हो कि हाँ इससे तुम्हें और कोई इनकम मिल रही है या तुम्हारा खर्चा कम हो रहा है, तो वो ऐसी चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे, मशीन वगैरह या ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती है वो। अगर उनका सिर्फ हार्ड वर्क कम हो रहा है तो वो ऐसी चीज़ों को कम प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो फैमिली टाइज होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और फैमिली वैल्यूज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है रूरल कंज्यूमर्स पे। इसके अलावा जो ये भी है कि हैबिट्स की वो साथ में मिलके जैसे चौपाल में बैठना या कार्ड्स प्ले करना, जो ताश खेलते हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उनको उसी अकॉर्डिंग जो वो है उनकी परचेजिंग हैबिट्स भी डेवलप होती है। इसीलिए वो जो वहाँ पे बैठे चौपाल पे बैठे लोग होते हैं उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है उनकी बाइंग हैबिट्स में, तो ये चीज़ भी है। अब जैसे इसमें है भी कि देखो जो रूरल पीपल है या अर्बन पीपल है वो कैसी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। देखो जैसे अगर वो अपनी चाइल्ड लाइफ साइकिल की स्टेज में है तो अर्बन
जो कंज्यूमर है वो क्या खरीदना पसंद करेंगे, जो अर्बन चाइल्ड है यानी कि वो क्या खरीदना पसंद करेंगे, वीडियो गेम्स, चॉकलेट्स या हेल्थ ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो रूरल एरिया में जो बच्चे होते हैं वो क्या खरीदना पसंद करते हैं, टॉयज़, आइस कैंडी, ये सारी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो जब टीनेज होते हैं वो 13 to 19 एज में होते हैं, तब जो अर्बन के जो टीनेजर्स हैं वो क्या खरीदना पसंद करते हैं, सेल फोन्स, मोटरसाइकिल्स, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें। जबकि जो रूरल एरिया के टीनेजर्स होते हैं वो टेलीविज़न, सिनेमा, बाईसाइकिल्स, ये खरीदना प्रेफर करते हैं। जो यंग पीपल होते हैं जो 20 से 40 ईयर्स के बीच में, वो क्या अर्बन एरिया में वो क्या होगे कि पर्सनल कंप्यूटर्स खरीदना पसंद करेंगे, ब्रांडेड क्लोथ्स, अल्कोहल्स, स्टोर्स और मॉल्स में जाना, हैंग आउट्स करना फ्रेंड्स के साथ, ये सारी चीज़ें प्रेफर करते हैं। जबकि रूरल एरिया में वो एलपीजी सिलेंडर्स, अनब्रांडेड क्लोथ्स या लोकल लिकर, हैट्स, ये सारी चीज़ें प्रेफर करते हैं, टेलीफोन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वो इस एज में आके। तो सबकी शॉपिंग हैबिट देखो अब अलग होती है, रूरल कंज्यूमर का बिहेवियर अलग है, तो रूरल कंज्यूमर की जो शॉपिंग हैबिट है वो अलग होती है अर्बन के कंपैरिजन में। जो मिडिल एज पीपल है वो लग्जरी कार या क्रेडिट कार्ड्स, हाउस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हॉलीडे ट्रिप्स बनाते हैं अर्बन एरिया के लोग। लेकिन रूरल एरिया के लोग किसान क्रेडिट कार्ड्स पे, ये देखो क्रेडिट कार्ड पे फोकस करते हैं, ये किसान क्रेडिट कार्ड पे फोकस करते हैं। ये पोस्टल सेविंग या मेला जो है, या फिर कोई अदर, जैसे ये इसमें नेक्स्ट में दे रखा है कि ओल्ड जब वो हो जाते थे थिएटर्स, पार्क्स या क्लब्स में जाना प्रेफर करते हैं। और ये जो है वो तीर्थ यात्रा वगैरह में जाना फोकस करते हैं, या कोई रिलीजियस जगह है वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। जबकि ये हॉलीडे ट्रिप्स बनाते हैं, और ये कार्ड खेलना और चौपाल में बैठना ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो रूरल कंज्यूमर्स का लाइफस्टाइल अर्बन कंपैरिजन में अलग होता है, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो बाइंग हैबिट्स है वो भी अलग होती हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कि रूरल कंज्यूमर का बिहेवियर है वो कैसा होता है अर्बन का जो कंज्यूमर है उसके कंपैरिजन में। ये था भी, हमने देखा भी था कि वो कैसे प्रोडक्ट यूज करना पसंद करते हैं, किन लोगों का उनके ऊपर इफेक्ट होता है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से सर्च करते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट वो है जो वो खरीदना प्रेफर करते हैं, यही कंज्यूमर बिहेवियर होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है, हमने उसमें भी समझा था मार्केटिंग वाली वीडियो में भी। सेगमेंटेशन का मतलब है कि जो हेट्रोजीनियस मार्केट है उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। हेट्रोजीनियस का मतलब है जिनकी फीचर्स अलग अलग है, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, जिनका नेचर अलग है, उस पूरी मार्केट को, क्योंकि मार्केट अलग अलग तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं एक पूरी मार्केट में। अगर हम एक गांव की बात करें, एक स्टेट की बात करें, तो वहाँ के रूरल जो मार्केट है उसके सबके नेचर अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो वो हेट्रोजीनियस है। तो होमोजीनियस का मतलब है सेम होना, और हेट्रोजीनियस का मतलब है अलग अलग होना, तो वो अलग अलग है, तो उनको उन्हीं की अकॉर्डिंग सब कैटेगरीज में डिवाइड करना, तो वही सेगमेंटेशन होता है। अब सेगमेंटेशन जो है वो, अब सेगमेंटेशन तो समझ लिया आपने, ये होता है। सेगमेंटेशन की जो टेक्निक्स हैं वो हमने जो हमारी मार्केटिंग वाली वीडियोस में डिटेल में कर दी थी, आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख लेना। ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है, और रिपीट करने का चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने रिपीट नहीं की, बल्कि इसमें कुछ वैसे डाल रखी हैं, जैसे ये लिख भी रखा है कि बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, जैसे ज्योग्राफिकल, और ये वही स्लाइड है जो मार्केटिंग वाली वीडियो की, ये मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, आप ये उसमें देख लेना। अब ये जो हेट्रोजिनिटी है रूरल एरिया में सेगमेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, हेट्रोजिनिटी की भिन्नता, हेट्रोजिनिटी को हम भिन्नता बोलते हैं, कि विभिन्नता बोलते हैं ना, कि अलग अलग होना, तो वो चीज़ें हैं रूरल एरिया में। वो क्या क्या है, देखो जैसे सोशो कल्चरल डिफरेंसेज है, जैसे कास्ट बेस्ड जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं। दूसरा कास्ट अलग है, रिलीजियस अलग है, तो सोशो कल्चरल डिफरेंसेस हैं। पॉपुलेशन साइज जो है और पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी अलग अलग है सभी विलेजेस में। जैसे कोई तो गांव मिलेगा आपको जैसे बहुत थोड़े से, जैसे 100 घर होंगे किसी में, कोई ऐसा होगा जिसमें 1000 घर भी होंगे। पॉपुलेशन किसी विलेज की 1000 ही होगी क्या पता, और किसी की 10,000 भी होगी, किसी की 1 लाख भी होगी, इतने बड़ा गांव भी होगा। तो पॉपुलेशन साइज भी अलग अलग है सबका। डिफरेंस जो है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफरेंस भी अलग अलग है, क्योंकि स्टेट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा पंजाब को अगर हम देखें तो ये बहुत डेवलप्ड स्टेट्स आती हैं बाकियों के कंपैरिजन में। जैसे हम वेस्ट में जाएं तो यूपी, बिहार, इन स्टेट्स के कंपैरिजन में जो हरियाणा पंजाब है इसको हम डेवलप्ड मानते हैं। तो इनमें और उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में बहुत फ़र्क होता है।
जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इनमें देखें तो इनमें बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, यहाँ हम अपने जो हरियाणा और पंजाब वाला इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा लिटरेसी लेवल का भी डिफरेंस है। जैसे हम बिहार और केरला को कंपेयर करें तो केरला बहुत डेवलप्ड है, वहाँ पे लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, 100% लिटरेसी लेवल है, जबकि बिहार में उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। इसके अलावा इनकम लेवल में भी डिफरेंस है, क्योंकि कोई जगह है जैसे हरियाणा पंजाब में फार्मर्स ज़्यादा मिलेंगे आपको, जबकि जो ये अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं यहाँ पे डेली वेज अर्नर्स ज़्यादा मिलेंगे, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, और हरियाणा पंजाब में फार्मर्स ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा फैमिली स्ट्रक्चर भी अलग होता है। कुछ जो डेवलप्ड हो चुके हैं ज़्यादा, उनमें न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा मिलती हैं। कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज़ का ज़्यादा वो होता है ट्रेंड। तो अलग अलग हेट्रोजिनिटी है, रूरल एरिया में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब डिफरेंसेस हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग ही अपनी जो उनकी हैबिट्स है, जो कंज्यूमर है की हैबिट्स है, उनका लाइफस्टाइल है, वो उनकी डिमांड है, वो भी उनके अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। तो इसलिए सबको जो सेगमेंटेशन जब हम करते हैं तो जो उनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ध्यान में रख के उनकी अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं, और फिर उन ताकि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को हम एक तरह का प्रोडक्ट दे सकें, दूसरी कैटेगरी को दूसरी तरह का प्रोडक्ट दे सकें। तो इसलिए ये बनाना ज़रूरी है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि कुछ जगह पे जैसे कि सोप्स और टूथपेस्ट का बहुत लग्जरियस मानते हैं कि भाई ये यूज कर रहे हैं ना, सोप अगर यूज करें तो बहुत लग्जरियस चीज़ है, वो भी एक सोप को यूज़ करना भी, जबकि कुछ जगह पे ये नेसेसिटीज़ मानते हैं इस चीज़ को। अब जैसे इसमें कुछ एग्जांपल है कि जैसे राजस्थान में जो है, जो जैसे ये हैं जो क्लीनिंग के लिए ना सैंड का यूज करते हैं, वो मिट्टी का यूज करते हैं ताकि पानी के कम से कम वो, तो वहाँ पे सोप का बहुत कम यूज होगा। अब बर्तन बार जो होती हैं उनका बहुत कम यूज होगा, क्योंकि वो बर्तनों को मिट्टी से ही साफ कर लेते हैं। तो ऐसे जगह पर तो इसलिए उनके लिए अब अगर हम सेम अगर प्रोडक्ट हम राजस्थान के जो रूरल पीपल हैं उनके लिए और जो हरियाणा के रूरल पीपल है उनके लिए सेम प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते ना। तो इसलिए उनकी जो हैबिट्स है उनके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट देंगे। राजस्थान वालों के लिए उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होगा, हरियाणा वालों के लिए उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होगा। राजस्थान में भी बहुत सारे एरिया जैसे होंगे जो थोड़े से डेवलप्ड होंगे, तो वहाँ पे क्या पता सोप्स की डिमांड हो, लेकिन कुछ जगह पे अभी भी जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ पे जो सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, इनका यूज कम होता मिलेगा। तो इसलिए वो उसके अकॉर्डिंग उनकी हो जाएगी। इसके अलावा ये भी नेक्स्ट में भी ऐसा एग्जांपल है कि वॉशिंग पाउडर्स जो है वो कंपटीशन फेस करते हैं जहाँ पे बहुत कम पानी की कमी होती है, और वो इसलिए वो पानी को बचाने वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर और ये सोप्स इनमें यूज़ करेंगे तो इनमें पानी बहुत, उनको लगता है कि बहुत वेस्ट होता है पानी की, उनके पास वैसे ही कमी होती है, तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स वहाँ पे यूज नहीं होंगे। तो इसलिए हेट्रोजिनिटी है तो उनको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स उनकी प्रेफरेंस होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग एक मार्केटर को अपनी मार्केट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके उनके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना होता है। ठीक है, ये आपने देख लिया कि ज्योग्राफिकली कर सकते हैं, डेमोग्राफिकली, साइकोग्राफिकली या बिहेवियरल सेगमेंटेशन कर सकते हैं। और जो सेगमेंटेशन है उसके बाद टारगेटिंग करते हैं और उसके बाद पोजीशनिंग, इसी को हम STP बोलते हैं। ये STP इसीलिए कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और फिर ये P से पोजीशनिंग। ये कैसे करते हैं? अब जो सेगमेंट ये जो है इनके लिए कुछ ये इसमें कैटेगरीज दे रखी हैं कि अगर जो आपकी जो कंपनी है उसके पास रिसोर्सेज कम है, उसके पास रिसोर्सेज मॉडरेट है या बिल्कुल लिमिटेड है, तो उसको कंसंट्रेटेड जो स्ट्रेटजी है वो यूज करनी चाहिए। अगर उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं थोड़े से तो उसको अनडिफरेंशिएटेड, या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है तो डिफरेंशिएटेड। अब ये क्या होते हैं डिफरेंशिएटेड, कंसंट्रेटेड और ये हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किए थे, एक बार फिर से देख लेते। देखो कंसंट्रेटेड का मतलब है बिल्कुल एक, जैसे हमने सेगमेंट बनाए, ये 4 सेगमेंट बना लिए, अब इन सेगमेंट में से सिर्फ एक को पिक कर लिया, जैसे इस थर्ड वाले को पिक कर लिया, तो बिल्कुल इसी पे कंसंट्रेट रहना है। इसकी जो जो रिक्वायरमेंट है ना बस हमें इसी को देखना है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं कंपनी के पास वो बहुत लिमिटेड है, वो इन तीनों सेगमेंट्स को सर्व नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक को ही सर्व करती है, तो वो इसलिए इसी के ऊपर फोकस रखती है अपना, तो वो कंसंट्रेटेड हो गया। डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है कि हमने अलग अलग, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, हमने ये 4 जो सेगमेंट बनाए हम इन चारों को सर्व कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएटेड तरीके से। डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि सबके लिए इसके अकॉर्डिंग अलग प्रोडक्ट, इसके लिए इसके अकॉर्डिंग, इसको अलग से इसके अकॉर्डिंग और इसको अलग से इसके अकॉर्डिंग, यानी कि
अब ये मान लो इनकम के लेवल पे हमने सेगमेंटेशन किया, तो इनकी इनकम ज़्यादा है, इनकी जैसे लोअर है, इनकी मिडल है, तो ऐसे अलग अलग है। तो सबको इनको इनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं, ज़्यादा लग्जरीज प्रोडक्ट इनको दे रहे हैं, इनको इनकी लो इनकम है तो इनको उसके अकॉर्डिंग ही जो लोअर प्राइस के प्रोडक्ट है वो दे रहे हैं, इनकी मिडल है तो इनको उसके अकॉर्डिंग की प्राइस भी ज़्यादा चार्ज ना हो, क्वालिटी भी दे रहे हैं हम इनको, तो इस इनके लिए भी इसके अकॉर्डिंग ही, तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं हम, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो हम सबको अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकते हैं। अलग अलग यूनिट्स बनानी पड़ेंगी ना, अब अलग अलग जो मशीनें होंगी, हमारा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल सारी चीज़ें अलग होगी, पैकेजिंग अलग होगी, तो ये सारी चीज़ें अगर अलग अलग करनी है तो हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा रिसोर्सेज है तो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। अनडिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है? अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि हमने ये बनाए सेगमेंटेशन, सबको सर्व कर रहे हैं, सबको एक तरीके का ही सामान दे के सर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मॉडरेट है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज है कि हम चारों को सर्व कर सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि चारों को अलग अलग प्रोडक्ट से सर्व करें। सेम प्रोडक्ट, जैसे मान लो ये ए नाम का प्रोडक्ट बनाया है, ये ए से ही इसको सर्व कर रहे हैं, ए से ही इसको सर्व कर रहे हैं, ए से ही इसको सर्व कर रहे हैं, सबको हम सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, चाहे वो उनकी डिफरेंस कैसे भी हो, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है इसलिए, लेकिन है भी तो चारों को भी दे रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के हैं तो इसलिए। इसके अलावा जो प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी है, अब ये देखो अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि सबको सेम देना, जैसे यहाँ पे मैं बना भी देती हूँ, देखो अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है ये 3 है, तीनों को ए देना, ठीक है। डिफरेंशिएटेड का मतलब है दे तो तीनों को रहे हैं लेकिन अलग अलग है, इसको ए प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसको बी प्रोडक्ट दे रहे हैं और इसको सी प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। और कंसंट्रेटेड का मतलब है सिर्फ ये 3 थे ना, हम तो सिर्फ एक को ही सर्व कर रहे इस इसको, इसके ऊपर कंसंट्रेशन है। अब देखो प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी क्या होगी, अब अनडिफरेंशिएटेड है तो वेरिएबिलिटी का मतलब है प्रोडक्ट में चेंज करना, अब अनडिफरेंशिएटेड है तो ये है अनडिफरेंशिएटेड का, अब अनडिफरेंशिएटेड है तो प्रोडक्ट में वेरिएबिलिटी है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सेम ही प्रोडक्ट जो है तीनों को दे रहे हैं। जो डिफरेंशिएटेड है वहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग हो रहा है, इसको ए दे रहे हैं, इसको बी दे रहे हैं, इसको सी दे रहे हैं, तो यानी कि ज़्यादा वेरिएबिलिटी है प्रोडक्ट में। कंसनट्रेटेड में क्या है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट एक को ही दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी वेरिएबिलिटी कम है। जो लाइफ साइकिल स्टेज है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, देखो प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वो उसकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जाती है, फिर वो एक बिल्कुल पीक स्टेज पे आ जाता है, यहाँ पे उसकी डिमांड हाईएस्ट होती है, उसके बाद उसकी डिमांड जो है वो कम होने लगती है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है कि वो एक बार इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, फिर उसकी ग्रोथ स्टेज होती है, फिर उसकी मैच्योरिटी आ जाती है और फिर वो वापस से डिक्लाइन करने लग जाता है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज देखो, अनडिफरेंशिएटेड मार्केट में इंट्रोडक्शन होता है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं हम और वही सबको दे रहे हैं, तो वो इंट्रोडक्शन की स्टेज में हम, जब हमारे पास और ज़्यादा हमारे प्रॉफिट होने लग जाएंगे तो हम अलग अलग प्रोडक्ट दे देंगे, फिर हम ग्रोथ की स्टेज पे आ जाएंगे और वो ग्रोथ की में अलग अलग प्रोडक्ट दे दिए तो इनकी डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी हम यूज करने लग गए। और जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं तो हम सिर्फ एक पे ही फोकस कर रहे हैं, तो बाकियों का जो डिमांड है वो घटने लग जाएगी, तो इसलिए प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल स्टेज भी सबकी अलग अलग होती है। इसी तरह से मार्केट वेरिएबिलिटी, मार्केट में क्या वेरिएबिलिटी है, तो था प्रोडक्ट में हम वेरिएबिलिटी रख रहे हैं। अब देखो अनडिफरेंशिएटेड है तो हम मार्केट को सबको सेम मान रहे हैं, तो वेरिएबिलिटी नहीं है। जब अलग अलग मान रहे हैं तो मार्केट में वेरिएबिलिटी है कि सबको अलग अलग मार्केट वो कर रहे हैं हम, और इसमें भी हम अलग अलग मान रहे हैं मार्केट को, सिर्फ एक ही मार्केट को हम सर्व कर रहे हैं, तो इसमें भी मार्केट वेरिएबिलिटी है जो ज़्यादा है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आप कैसे, कि जैसे मार्केट वेरिएबिलिटी डिफरेंशिएटेड मार्केट में ज़्यादा होती है, अनडिफरेंशिएटेड में ज़्यादा होती है। वैसे ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि थोड़े एनालिटिकल जिनको हम बोलते हैं, ये नेट के पेपर में आपके ज़्यादा आते हैं, सीईटी वाले में ऐसे ना हो, क्योंकि सीईटी में आपके कंसेप्चुअल पेपर्स नहीं आएंगे, डायरेक्ट जो फैक्चुअल है वो क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। हो भी सकता है ऐसे आ जाए, आप इसको समझ लेना ध्यान से, आपको समझ आ गया होगा आई होप कि अनडिफरेंशिएटेड है तो यानी कि सबको सेम प्रोडक्ट देना, डिफरेंशिएटेड है तो सबको प्रोडक्ट तो देना लेकिन अलग अलग, और कंसंट्रेटेड में सिर्फ एक को ही प्रोडक्ट देना, वही। तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी होगी, लाइफ साइकिल उसके अकॉर्डिंग होगा प्रोडक्ट का, और मार्केट में वेरिएबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि अगर आपको कोई भी पॉइंट ना समझ आए। अब जो हमारा सेगमेंटिंग और टारगेटिंग के बाद आती है पोजीशनिंग।
जो टारगेटिंग है वो मैंने उसमें करवा दिया था मार्केटिंग वाली वीडियो में, और रूरल मार्केटिंग के लिए कुछ अलग से था नहीं टारगेटिंग में। वही होता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट को उठा लिया, उसको टारगेट बनाया कि हाँ भाई हमने यही सेलेक्ट कर ली। उसके बाद करते हैं पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग का मतलब वही था कि हम कंज्यूमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट की क्या इमेज सेट कर रहे हैं, वो पोजीशनिंग होती है कि पोजीशन बनाना, अपनी जगह बनाना, जो कंज्यूमर है उनके माइंड में जगह बनाना, वो हमारी पोजीशनिंग होती है। अब ये पोजीशनिंग है तो इसमें हम क्या चीज़ें किस बेस पे पोजीशनिंग करते हैं, देखो अपनी खुद की एक यूनिक फीचर आइडेंटिफाई कर लो, जिसको हम यूएसपी भी बोलते हैं, यूनिक सेल्स प्रपोजिशन। यानी कि हमारी क्या यूनिक फीचर है हमारे प्रोडक्ट में कंपटीटर के कंपैरिजन में, उस फीचर पे फोकस करना, उस फीचर को कंज्यूमर्स को बताना कि हमारे प्रोडक्ट में दूसरे जो कंपटीटर उसके कंपैरिजन में इस तरह से हमारा प्रोडक्ट अलग है। इसके अलावा जो ऐसे जो डिफरेंस हैं आपके प्रोडक्ट में जो कंपटीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसे डिफरेंसेस उनको सेलेक्ट करना जिनमें कंपटीटिव एडवांटेज है। कंपटीटिव एडवांटेज का यही मतलब होता है कि कंपटीटर के पास नहीं है ये एडवांटेज और हमारे पास है, तो उस ऐसी कंपटीटिव एडवांटेज पे फोकस करना ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उस एडवांटेज को कि हाँ कंपटीटर के पास नहीं है ये स्ट्रेंथ हमारे पास है, उसको टारगेट ऑडियंस को कम्युनिकेट करना, यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनको यही बताना कि देखो हमारे प्रोडक्ट में ही ये वाली क्वालिटी है, कंपटीटर वाले में ये क्वालिटी नहीं है, ऐसी चीज़ बताना। जैसे कि ये इसमें है कि जैसे सोना चांदी च्यवनप्राश की ये बताते हैं कि हमारे कैसे आपको हेल्दी बॉडी भी देता है, शार्प माइंड भी बनाता है। ऐसे ऐसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की ये बताते हैं कि प्राइस भी कम है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें। तो वो मतलब अपनी यूनिक फीचर बताना, कंपटीटर के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज है वो बताना, वो सारी चीज़ें पोजीशनिंग में ये सारे ध्यान रखनी होती है। पोजीशनिंग इसी तरीके से करनी होती है कि कंपटीटर के कंपैरिजन में हमारे पास क्या ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब पोजीशनिंग के जो कंसेप्ट्स हैं कुछ, जैसे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब कि प्रोडक्ट को अलग बताना दूसरे के कंपैरिजन में कि हमारा प्रोडक्ट कैसे अलग है। अब जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो उनकी फीचर्स, प्रोडक्ट की फॉर्म, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसके बेस पे कर सकते हैं हम प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन। जैसे इसमें है भी कि फॉर रूरल कोक इंट्रोड्यूस छोटा कोक एट ₹5, कि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो यूनिक नीड है उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को में डिफरेंशिएशन करना है। कि कंपटीटर जो है वो सारे, जैसे अब अर्बन मार्केट में सारे ज़्यादा प्राइस की जो कोक थे वो सेल कर रहे थे, लेकिन कोका कोला ने इन्होंने क्या किया कि छोटा ₹5 का कोक, यानी कि ₹5 की बोतल वाला रूरल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया इन्होंने के थ्रू, उनके साइज के थ्रू, उनके फीचर्स के थ्रू। इसके अलावा सर्विस डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं कि हमारी जो सर्विस है उसका डिलीवरी का तरीका, उसकी मेंटेनेंस का तरीका अलग है कैसे दूसरे के कंपैरिजन में, तो वो हो सकता है। इसके अलावा पीपल यानी कि पीपल का मतलब है कि जिस पर्सन के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर है, वो कैसे सेलेक्ट करना है, वो भी रूरल कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो रूरल पीपल हैं वो उससे ज़्यादा एडमायर्ड हों, उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हों, ऐसे पर्सन को सेलेक्ट करना। तो जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले तो जैसे पोलियो है, पोलियो में जैसे अमिताभ बच्चन को लेके आए उसके एडवर्टीजमेंट के लिए, क्यों लेके आए, क्योंकि जो रूरल पीपल है वो जो 90s से उस मतलब वो में जो अमिताभ बच्चन की जो फिल्में देखते थे उससे इंस्पायर होते थे ज़्यादा रूरल पीपल। तो अगर बताएंगे आके कि भाई हाँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है, वो तो रूरल पीपल सोचेंगे हाँ ये बहुत अच्छा बंदा है, देखो इसने हम इसके इतने सालों से फ़ैन है, तो ये कह रहा है तो हम ये चीज़ ले लेते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हों जिन पीपल्स की, ऐसे पीपल्स को लेके आना चाहिए। तो पीपल के अकॉर्डिंग भी हम हमारी जो पोजिशनिंग है वो कर सकते हैं, क्योंकि अब वो माइंड में पीपल जो हमने सेलेक्ट किया, वो पर्टिकुलर पर्सन जो हमने सेलेक्ट किया, उस पर्सन की इमेज के बेस पे हमारे प्रोडक्ट की इमेज बन जाएगी। तो इसलिए पोजीशनिंग करते टाइम पीपल पर्सन जो हम यूज कर रहे हैं उसका भी उस इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा इमेज, जैसे कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू, लोगोज के थ्रू या साइन, सिंबल, कलर, इनके थ्रू भी अपनी कंपनी रेपुटेशन बना सकती है अलग से। जैसे कोई पर्टिकुलर कलर है किसी कंपनी का, तो वो देखते ही समझ जाए हाँ इस कलर का है तो ये इस कंपनी का है, वो एक इमेज बन जाती है अलग से। तो वो वाली चीज़ या एडवर्टीजमेंट, या कोई ऐसा लोगो है जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया, तो वो उनका एक
टैगलाइन होगी, वो टैगलाइन सबको याद रहती है कि हाँ ये, तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर उन्होंने अपनी पोजीशनिंग ऐसे ही बनाई हुई है, अपनी इमेज ऐसे सेटअप की हुई है, तो वो वाली चीज़ है ये। ठीक है, तो पोजीशनिंग की ये कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्या होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सर्विस डिफरेंशिएशन क्या होता है कि इनमें डिफरेंशिएशन करना, पीपल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इमेज डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग। देखो हमने मार्केटिंग में पढ़े हैं 4 P's, एक मिनट, 4 P's पढ़े हैं हमने। ये 4 P's क्या थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ये 4 P's तो होते थे मार्केटिंग, जो नॉर्मल हम मार्केटिंग लेते हैं अर्बन मार्केट में भी जो यूज होती है, वो है 4 P's जो मैकार्थी ने दिए थे। ये उसमें पढ़ा भी था हमने, MC कार्थी ने दिए थे, मैकार्थी बोलते हैं हम इसको, मैकार्थी ने दिए थे हमें 4 P's। लेकिन जो सेठ और सिसोदिया है उसने बताया कि ये 4 P's जो हैं ये एज इट इज रूरल मार्केट में यूज नहीं कर सकते आप, ये अर्बन के लिए बने हैं 4 P's, रूरल मार्केट में यूज करना है तो 4 A's की तरह समझो इन 4 P's को। और ये बात बोली थी सेठ एंड सिसोदिया ने। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग है वो किसने दिए थे, तो वो दिए थे सेठ एंड सिसोदिया ने। और ये 4 A's क्या होते हैं? एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी। ये सारे रिलेट हैं 4 P's से। जैसे देखो एक्सेप्टेबिलिटी है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो, जो रूरल कंज्यूमर्स जो हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो, वो उसको एक्सेप्ट कर सकें कि हाँ हमारे लिए, हम जो चीज़ खरीदना चाह रहे थे, जिस पर्पज़ के लिए खरीदना चाह रहे थे, ये वो पर्पज़ फुलफिल कर रहा है। अगर वो पर्पज़ फुलफिल करेगा तो ही वो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेबिलिटी जो कंसेप्ट है वो रिलेटेड है प्रोडक्ट कंसेप्ट से कि प्रोडक्ट में कौन सी फीचर्स, कौन सा ब्रांड नेम, कैसी पैकेजिंग यूज करनी है, वो एक्सेप्टेबिलिटी कंसेप्ट बताती है कि वो एक्सेप्टेबल हो, ऐसा प्रोडक्ट हमें यूज करना, बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवाना है रूरल कंज्यूमर्स को। दूसरा है अफोर्डेबिलिटी। अब हमने देखा कि रूरल कंज्यूमर्स की इनकम बहुत कम होती है, उनकी परचेजिंग पावर कम होती है, तो इसलिए ऐसा प्रोडक्ट भी बनाना है जो वो अफोर्ड कर सकें इनकी प्राइस उसका अफोर्डेबल हो। तो प्राइस से रिलेटेड होता है हमारा अफोर्डेबिलिटी कंसेप्ट कि रूरल कंज्यूमर्स जिसको अफोर्ड कर सकें, जैसे क्योंकि उनकी लो डिस्पोजेबल इनकम होती है तो वो स्मॉल पैकेट्स, अब स्मॉल पैकेट्स में होगा, स्मॉल यूनिट में होगा तो उसका प्राइस भी कम होगा, तो वो उसको यूज करेंगे। उसको यूज करके, क्योंकि वो एकदम से बड़ा पैकेट नहीं यूज करना चाहते, उनकी हैबिट्स ऐसी नहीं होती, तो वो छोटे पैकेट्स में ज़्यादा यूज करना प्रेफर करते हैं। तो अफोर्डेबल होना चाहिए, वो छोटे पैकेट्स में होना चाहिए। अवेयरनेस, अब अवेयरनेस हमारा रिलेटेड होता है प्रमोशन से, क्योंकि प्रमोशन के लिए हम रूरल मार्केट में अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस बहुत मैटर करती है रूरल मार्केट में। प्रमोशन में था कि हम किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। अब वो स्टिमुलेट तभी करेंगे ना जब उनको अवेयरनेस भी होगी, क्योंकि रूरल मार्केट में लोगों को अवेयर करना, उनको अट्रैक्ट करने से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट से उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रमोशन से ही रिलेटेड है। वैसे जैसे कि इसमें है कि जैसे कोका कोला ने अपना जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन दूरदर्शन पे स्टार्ट किया, क्योंकि लोगों के पास, रूरल एरिया के लोगों के पास जो कम्युनिकेशन के साधन है वो बहुत कम होते हैं, वो ज़्यादातर टीवी में और दूरदर्शन का ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि 41% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो दूरदर्शन सुनते हैं। तो दूरदर्शन पे ही उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट कैंपेन वो स्टार्ट किया। इसके अलावा जो प्रिंट एडवर्टीजमेंट हैं उनके थ्रू अवेयरनेस देना, तो ये सारी चीज़ें रूरल इंडिया में उनके अकॉर्डिंग होती हैं, रूरल कंज्यूमर्स की हैबिट्स के अकॉर्डिंग, उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो अवेयरनेस और प्रमोशन है वो सारी चीज़ें की जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। अब देखो प्लेस का क्या मतलब होता है? प्लेस का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर की प्लेस है वहाँ पे प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना। तो अवेलेबिलिटी जो रिलेटेड है वो प्लेस कंसेप्ट से रिलेटेड है, यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। अब जैसे कि जो अब ये अवेलेबल करवाना उनको, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो रूरल एरिया में होती है वो बहुत कम होती हैं, रोड्स की ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वेयर हाउसेज़ की फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो किस तरह से टाइमली अवेलेबल करवाएं हमारे प्रोडक्ट को, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो HUL का ही है, क्योंकि HUL का ना एक शक्ति प्रोग्राम था, HUL शक्ति, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है।
HUL शक्ति का पूरा जो केस स्टडी है वो एक्सप्लेन की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप देखना भी कि जो HUL शक्ति है उसमें क्या किया कि जो गांव की ही कुछ वुमेन हैं उनको एज एन एंटरप्रेन्योर उनको प्रमोट किया कि उनको HUL ने अपना प्रोडक्ट दिया, उनको ट्रेनिंग दी पहले, फिर उनको जैसे 20-20 या 25-25 हज़ार रुपये का सामान दिया, फिर वो रूरल वुमेन खुद जाके अपने गांव में या अपने आसपास के गांव में वो प्रोडक्ट सेल करती है। तो इस प्रकार उन्होंने वो जो एक सॉरी अपना जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करवाया रूरल कंज्यूमर्स को उन वुमेन्स के थ्रू। उन HUL शक्ति में इसमें शक्तिवाणी यानी कि जो शक्ति उनको बोलते हैं जो वो वुमेन्स हैं उनको, तो उन शक्ति वुमेन्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया। तो ऐसी टेक्निक्स जो ऐसे नए इनोवेटिव टूल्स हैं वो यूज करने पड़ते हैं एक मार्केटर को जब वो रूरल एरिया में जाके अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना चाहते हैं। तो अवेलेबिलिटी जो हमारा टर्म है, जो हमारा 4 A's का एक अवेलेबिलिटी है, जो लास्ट A है वो है अवेलेबिलिटी, और ये प्लेस कंसेप्ट से रिलेटेड है कि कैसे जो है अवेलेबल करवाना है रूरल एरिया में ताकि सब जो लास्ट जो रूरल पीपल है उन तक भी पहुंच हो सके हमारे प्रोडक्ट की, सबको वो प्रोडक्ट जो है हम अवेलेबल करवा सके। रिमोट एरियाज़ में जाके कैसे वो प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, तो उसके लिए नई टेक्निक मतलब नया इनोवेटिव आइडियाज़ जो लेके आने ज़रूरी हैं एक रूरल मार्केटर को। तो ये जो 4 A's है एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस और अवेलेबिलिटी, ये आपको ध्यान रखनी, ये रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड है। और एक्सेप्टेबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, अफोर्डेबिलिटी प्राइस से, अवेयरनेस प्रमोशन से, और अवेलेबिलिटी जो है वो प्राइस प्लेस से, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं उससे रिलेटेड है। अब जो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है, अब देखो वैसे तो इसमें आएगी कि प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी कैसे यूज करनी चाहिए जिसको वो खरीद सकें, ऐसा प्रोडक्ट जो वो कस्टमाइज हो रूरल मार्केट के अकॉर्डिंग, तो ऐसा प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहिए। अब कुछ और जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी कि जो एक्सेप्टेबिलिटी कंसेप्ट है उससे रिलेटेड, प्रोडक्ट को हम रूरल मार्केट में हमेशा एक्सेप्टेबिलिटी से ही समझेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी, अब देखो एक्सेप्टेबिलिटी इसमें प्रोडक्ट में क्या है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसा करना है। देखो न्यू प्रोडक्ट, ऐसा न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है गिविंग राइज इंटरेस्ट ऑफ कंपनी इन रूरल मार्केट, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट सुटेबल फॉर रूरल मार्केट। देखो सुटेबल होना चाहिए, वो एक्सेप्ट कर सके। जैसे कि इसमें एग्जांपल है जोली बैटरी ऑपरेट कलर टेलीविजन, और जैसे कि 5 kg कुकिंग गैस सिलेंडर, यानी कि जो कुकिंग गैस सिलेंडर वैसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन वो HPCL ने एक छोटा कुकिंग गैस सिलेंडर भी लेके आए वो जिसमें सिर्फ 5 kg कुकिंग गैस होती है, वो रूरल कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि वो स्मॉल यूनिट्स में जो प्रोडक्ट है वो खरीदना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है जो कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनकी जो यूनिक नीड्स हैं, उनकी जो यूनिक हैबिट्स हैं उनको मीट कर सके, उनको फुलफिल कर सके उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ये सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स। ये क्या होता है, इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर्स के लिए जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उनकी रफ हैंडलिंग या स्टोरेज में ऐसे अच्छे से उनके जो इन्वायरमेंट है रूरल इन्वायरमेंट वहाँ पे अच्छे से यूज कर सकें वो उस प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट लेके आने हैं। क्योंकि उनकी जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उनकी हैंडलिंग जो है वो उन प्रोडक्ट को यूज करने का जो तरीका है वो अलग होता है, तो उनके अकॉर्डिंग उनको उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग वो जैसे स्टोर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, किस तरीके से स्टोरेज उनकी फैसिलिटीज़, क्योंकि वो अर्बन एरिया में जो स्टोरेज फैसिलिटी होती है वैसी उनकी नहीं होती, उनका यूज करने का तरीका भी वैसा नहीं होता। तो जैसा उनका यूज करने का तरीका होता है उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट में आता है कि ब्रांड नेम, जो ब्रांड नेम है वो अगर हम रूरल एरिया में हमारा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो ब्रांड नेम जो है वो शॉर्ट, सिंपल और ईजी होना चाहिए प्रोनाउंस करना रूरल पीपल्स के लिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं होते, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो ईजी, सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। स्मॉल यूनिट होनी चाहिए पैकिंग की। पैकेजिंग अगर हम देखें, क्योंकि पैकेजिंग कंसेप्ट भी प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, तो पैकेजिंग जो है वो स्मॉल यूनिट्स में होनी चाहिए मेनली। और पैकेजिंग के लिए ऐसे चीज़ें यूज करनी है क्योंकि ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे डैमेज ना हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ पुअर रोड कंडीशंस होती हैं तो वो डैमेज ना पहुंचे, ऐसे पैकिंग में यूज करना है अगर रूरल एरिया में हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को तो। और इसके अलावा वो सेफ भी होना चाहिए स्टोरेज में, जैसे कि रैट्स, मॉइस्चर और हीट, रेन वाटर, ये सारी चीज़ें रूरल एरिया में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती,
तो इनका भी खतरा होता है, तो इससे भी बचाया जा सके ऐसी पैकेजिंग यूज करनी है हमें। इसके अलावा जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है वो भी नहीं होती इतनी रूरल एरिया में। वेयर हाउसिंग की कोल्ड स्टोरेज यानी कि जहाँ पे बहुत टाइम तक मतलब एक रेफ्रिजरेटर टाइप की जगह हो, जहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको ज़्यादा टाइम तक स्टोर किया जा सके, ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाएं, तो उनकी फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा नहीं होती। तो उनकी पैकेजिंग ही इस अकॉर्डिंग करनी है कि उनमें इतनी जल्दी से हीट या मॉइस्चर ना जाए ताकि वो ख़राब ना हो, तो इसके अकॉर्डिंग ही पैकेजिंग करनी है। तो जो एक जब हम ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट में करते हैं कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग कैसी करनी है, तो वो रूरल इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के, जो रूरल पीपल्स हैं उनकी हैबिट्स को ध्यान में रख के ही करनी पड़ती हैं। ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो हम रूरल एरिया में, प्राइस जो स्ट्रेटजी होगी, प्रोडक्ट के बाद प्राइस होती है, वैसे प्राइस क्या होगा कि वो प्राइस जो है वो अफोर्डेबल हो उनके लिए, वही कंसेप्ट है। अगर वो स्मॉल यूनिट में होगा तो उनका प्राइस कम होगा, तो वो अफोर्डेबल होगा, तो रूरल कंज्यूमर्स जो है वो प्राइस में। और इसके अलावा है ना, ये चीज़ मिथ भी है, एक रूरल मिथ, कि जो प्राइस जो रूरल कंज्यूमर है वो सस्ते प्रोडक्ट ही खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सस्ते प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें वो जो रूरल कंज्यूमर है वो क्वालिटी देखते हैं प्रोडक्ट की। मेनली क्वालिटी का मतलब वो उसकी वैल्यू देखते हैं। हाँ, ये बात सच है कि वो लग्जरियस प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं रूरल कंज्यूमर, हम ये नहीं कह सकते कि वो लग्जरियस प्रोडक्ट यूज करते हैं, लो क्वालिटी के नहीं करते, लेकिन वो मतलब सस्ते नहीं करते, लेकिन वो सस्ते सिर्फ वो प्राइस नहीं देखते प्रोडक्ट में, वो ये देखते हैं कि अगर मैं इसके लिए ज़्यादा पैसे भी दे दूँ प्रोडक्ट, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, लेकिन क्या उससे उसको वो सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं, वो सारा यूज जो वो करना चाहता है जिस चीज़ के लिए, क्या उसको उतना मिल रहा है। क्योंकि वैल्यू क्या होती है कि वो कितनी कॉस्ट दे रहा है, उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बेनिफिट देखता है एक कंज्यूमर, रूरल कंज्यूमर। लग्जरीज में ज़्यादा नहीं जाता कि हाँ बस ब्रांड है, वो ब्रांड के पीछे ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करता है एक रूरल कंज्यूमर। वो ये देखता है कि उसको चाहे वो लोकल ब्रांड हो, लेकिन क्या उसको अच्छी सेम क्वालिटी जो वो डिज़ायर कर रहा है वैसी क्वालिटी उसको मिल रही है, कम पैसे में अगर उसको मिल रही है तो वो कम पैसे में प्रेफर करेगा, उसको ब्रांड से ज़्यादा, ब्रांड को प्रेफरेंस नहीं देते ज़्यादा रूरल कंज्यूमर। तो प्राइस सेट ऐसे करना होता है कि वो उनको ये लगे कि हाँ उसको इतने पैसे में ये क्वालिटी मिल रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करना चाहिए रूरल मार्केटर को। कि उसको अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि वो लग्जरियस प्रोडक्ट यूज करते हैं रूरल कंज्यूमर, तो नहीं, वो लग्जरियस नहीं करते। क्या वो सस्ते यूज करते? वो सस्ते भी नहीं करते। वो क्या देखते हैं? वैल्यू देखते हैं प्रोडक्ट में, कि वैल्यू उनको मिल रही है क्या। वैल्यू का मतलब है कि जितने पैसे वो दे रहे हैं उसके बदले उनको उसी तरह का बेनिफिट मिल रहा है। वो ब्रांड को नहीं देखते, इतना लग्जरियस ब्रांड्स को नहीं देखते रूरल कंज्यूमर से, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है वो देख लेते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी रूरल इंडिया में कि हमें कैसे अवेलेबल करवाना है प्रोडक्ट को। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, जो वेयर हाउस फैसिलिटी, ये हमने देखा कि बहुत कम होती है रूरल इंडिया में। रूरल एरिया में वेयर हाउसेज ऐसे नहीं होते, ट्रांसपोर्टेशन ऐसी नहीं होती। तो क्या यूज करना चाहिए मार्केटर को जिससे उसको इफेक्टिवली वो प्रोडक्ट पहुंचा भी सके, उसको कॉस्ट भी कम आए। तो इसमें सबसे पहले कि कोलाब्रेशन करना चाहिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जैसे किसी एक कंपनी का वेयर हाउस है तो उसके साथ कोलाब्रेशन करो। एक कंपनी का वेयर हाउस है तो उसी के साथ कोलाब्रेशन करके अपना प्रोडक्ट भी उसी के वेयर हाउस में रखवाने का, यानी कि कोलाब्रेशन के साथ काम करना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो अलग अलग बहुत फैली हुई होती है जो रूरल मार्केट, हमने देखा कि एक गांव यहाँ है, एक गांव यहाँ है, एक गांव यहाँ है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है इनकी, लेकिन ये बहुत फैले हुए हैं। तो वहाँ पे एक दोनों दो या तीन ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक वेयर हाउस बना सकती हैं एक गांव के लिए, जिसमें उनके सबका सामान आ जाए, तीनों कंपनीज का, और वो उस गांव में अच्छे से सर्व कर सके अपनी मार्केट में, एक या एक से ज़्यादा जो आसपास के गांव हैं उनके। तो वो उनको और एक कोलाबोरेशन में काम करने की ज़रूरत है जो मार्केटर है उसको। दूसरा है कि मंडीज, टाउन्स या सेमी अर्बन सेंटर्स जो हैं वहाँ पे रूरल कंज्यूमर्स ज़्यादा आते हैं। अब मंडीज़ में वो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो बेचने आते हैं, टाउन्स में आते हैं वो कुछ सामान खरीदने के लिए जो उनके आसपास के गांव के आसपास जो टाउन्स होंगे उनमें, या फिर सेमी अर्बन सेंटर्स जो मतलब पूरी तरह से अर्बन नहीं होते लेकिन हैं कुछ ऐसे सेंटर्स जो उनके गांव के आसपास हैं, अर्बन सेंटर, सेमी अर्बन सेंटर्स, तो उनमें वो ज़्यादा विजिट करते हैं रूरल कंज्यूमर। तो अगर गांव तक
अवेलेबल नहीं करवा सकती कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट, तो वो इनमें जाके बेच सकती है अपना, मंडीज़ में, टाउन्स में, इनमें अपनी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्लोथ्स या किचन इक्विपमेंट हैं या एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, वो मंडीज़, टाउन्स हैं, इनमें जाके अपना बेच सकती हैं ईजिली, क्योंकि वहाँ पे रूरल कंज्यूमर हैं जो ज़्यादा विजिट करते हैं। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं रूरल एरिया में, स्मॉल स्केल जो सेटअप हैं, उनके पास जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। उनको एक, क्योंकि देखो जो स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको अच्छे से नॉलेज होती है और उनका अच्छा सेल्स नेटवर्क होता है, क्योंकि वो उन्होंने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो रूरल एरिया में सेटअप किया हुआ हो, तो उनके थ्रू भी अपना प्रोडक्ट जो है वो एक कंपनी सेल कर सकती है, क्योंकि उनको वो जुड़े हुए होते हैं उन गांव के लोगों से, तो उनके थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स। अब देखो एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स क्या होते हैं, ये वे लोग होते हैं जो खाद बीज ये जो सेल करते हैं वो, तो ये डीलर्स जो हैं इनके पास भी एक कंपनी अपने प्रोडक्ट, जब ऑफ सीजन होता है, जब इनके पास जैसे देखो सीजन, जब जैसे हम बोलते हैं कि बुआई का सीजन आता है तो ज़्यादा लोग इन डीलर्स के पास जाते हैं, तो तब तो ये अपने प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। जब ऑफ सीजन होता है, जब ये बुआई वगैरह का सीजन नहीं होता, खाद वगैरह का भी नहीं होता, तो उस टाइम पे कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर इनपुट के अलावा अलग प्रोडक्ट जो रूरल मार्केट में बेचना चाहती है कंपनीज, तो वो फ्री टाइम में इनके थ्रू अपना प्रोडक्ट बेच सकती है, क्योंकि ये भी रूरल जो पीपल है उनके साथ डील कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनके थ्रू कर सकती हैं। इसके अलावा जो मोबाइल वैन्स हैं, मोबाइल वैन्स क्या होती है, जो गाड़ियाँ घूमती होती है ना गाँव में, बहुत सारी जो चलती फिरती गाड़ियाँ होती हैं, उनमें सामान भी होता है, वो जिनको हम ये बोलते फेरी वाले जो होते हैं वो उनके थ्रू भी कंपनी जो है वो सेल्स कर सकती है, क्योंकि एक अपना रिटेल आउटलेट सेटअप करना ये बहुत मुश्किल है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की फैसिलिटी बहुत मुश्किल, तो उस जो मोबाइल वैन है वो एडवर्टीजमेंट भी करती चलेगी साथ के साथ, देखो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन दोनों साथ के साथ करती है ये मोबाइल वैन्स। ये इसमें जैसे लाउड स्पीकर्स के थ्रू वो जो उनका मैसेज है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इतने सस्ते में अवेलेबल है, ये भी करते जाते हैं। इसके अलावा उनके ऊपर प्रिंट में भी छपा हुआ होता है उन मोबाइल वैन्स के ऊपर, और उनमें प्रोडक्ट भी होते हैं अवेलेबल, तो रूरल कंज्यूमर्स उनको ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं ख़रीदना मोबाइल वैन्स के थ्रू, तो इनके थ्रू भी जो कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करवा सकती है रूरल कंज्यूमर्स को। इसके अलावा रूरल मोबाइल ट्रेडर्स होते हैं या लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी वही है कि मोबाइल वैन्स के थ्रू या फिर जो और डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो फेरी वाले ही होते हैं, छोटे जो फेरी वाले होते हैं, उनके थ्रू भी करवा सकती है अपना प्रोडक्ट अवेलेबल। और इन्हीं के थ्रू जैसे वो भी करवाते हैं, वो जैसे HUL शक्ति का जो मैं एग्जांपल बता रही थी, वो HUL शक्ति में क्या करती है, वो शक्ति जो लेडी होती है, शक्ति नाम होता है उनका वुमेन्स का, जो भी वो HUL के प्रोडक्ट बेच रही होती है, इसीलिए उन्होंने HUL शक्ति रखा। तो वो क्या करती है, वो अपना टोकरी में सामान डाल के और सारे बेच के आती है आसपास के गांव में, तो वो मोबाइल ट्रेडर्स होते हैं ऐसे लोग, तो उनके थ्रू भी करवा सकती हैं कंपनीज, ऐसे जो इनोवेटिव आइडियाज़ भी लेके आ सकती है कुछ अलग से अपना। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स नेचर होने के बावजूद भी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की कमी होने के बावजूद भी, एक मार्केटर इन तरीकों का यूज करके जो रूरल एरिया में अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोशन स्ट्रेटेजी। अब प्रमोशन स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमने देखा कि अवेयरनेस कम होती है अब कंज्यूमर्स में, क्योंकि वो लिटरेसी लेवल कम होता है उनके पास कम्युनिकेशन के इतने अच्छे सोर्सेज नहीं होते, तो प्रमोशन कैसे करे, तो प्रमोशन करने का जो तरीका है वो एक तो यही है कि जो जैसे देखो गांव में जैसे विलेज फेयर्स वगैरह होते हैं, उनमें पोस्टर वगैरह लगवा के, बिलबोर्ड्स लगवा के, जो या फिर प्रिंट मीडिया का ज़्यादा यूज करके, या फिर लाउड स्पीकर्स वगैरह हैं उनके थ्रू प्रमोशन करना ज़्यादा बेटर होता है रूरल एरिया में। इसके अलावा ओपिनियन लीडर के थ्रू प्रमोशन करवाए, क्योंकि ओपिनियन लीडर मैंने बताया कि ऐसे लोग जिनको गांव के लोग बहुत मानते हैं, वो ये कोई भी हो सकता है, ये सरपंच भी हो सकते हैं, उनके गांव के बड़े लोग भी हो सकते हैं, एल्डर पीपल्स हो सकते हैं, या गांव के पढ़े लिखे जो लोग हैं, क्योंकि इन सब की इनका इन्फ्लुएंस होता है
कुछ लोगों के ऊपर गाँव के, तो वो लोग ये मानते हैं कि हाँ ये पढ़ा लिखा है या ये गाँव का बड़ा बूढ़ा है, तो हम ये जैसे कहेंगे हम वैसे प्रोडक्ट यूज करेंगे, इनकी जो जैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं हम वैसे यूज करेंगे। तो वो ओपिनियन लीडर की बात मानते हैं। तो ओपिनियन लीडर को इन्फ्लुएंस करे कंपनी जाके कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करो, इसके बारे में बताओ, तो फिर वो ओपिनियन लीडर जैसे बताएगा तो वो जो बाकी के लोग हैं वो भी खरीद लेंगे। तो इसलिए ओपिनियन लीडर का बहुत ज़्यादा रोल होता है प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में, अगर रूरल मार्केट की हम बात करें तो। ठीक है, इसके अलावा ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, ये भी एक टॉपिक दिया हुआ है हमारे कि जो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, इनमें ये जो सारी स्ट्रेटेजी है प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन या जो ये 4 A's हैं ये कैसे यूज करने हैं। तो ये समझने से पहले ये देख लेते हैं कि पहले ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं। देखो ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें लाइफ स्पेन ज़्यादा हो, जिनका लॉन्गर लाइफ स्पेन, यानी कि लंबे टाइम तक चले जो प्रोडक्ट, जैसे कि जो एग्रीकल्चरल मशीनरी होती है, टूल्स होते हैं, फर्नीचर होता है, बाईसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये ड्यूरेबल का मतलब कि जो लंबे टाइम तक यूज कर सके, जिनको हम जो जल्दी से ख़राब ना हो, बेसिकली वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट होंगे। नॉन ड्यूरेबल क्या होंगे कि जो इतने लंबे टाइम तक नहीं चलते, उनको हम यूज करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि फूड हो गया, पर्सनल केयर आइटम्स हो गए, क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हो गए। ये ज़्यादा लंबे टाइम तक तो नहीं चलते ना, एक बोतल होगी वो यूज करेंगे वो ख़त्म हो जाएगी, और बस वो मतलब थोड़े से क्वांटिटी में होते हैं। और ये जो होते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट, ये जो कि लंबे टाइम तक हम, जिनका बहुत लंबा लाइफ स्पेन होता है, वो ड्यूरेबल होते हैं। अब जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग के लिए क्या यूज करना चाहिए। अब देखो उनकी मार्केटिंग टेक्निक जो है उसमें प्रोडक्ट जो हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो जब हम देखें तो रूरल एरिया में ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो उनकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट हैं, अब ये मशीनरी टूल्स वगैरह, इनकी जो मेंटेनेंस है वो इतना पॉसिबल नहीं होता करवाना, क्योंकि देखो अब मेंटेनेंस करवाने के लिए सेल्स पर्सन को, मतलब जो वो मिस्त्री वगैरह है उसको भेजना पड़ेगा जाके गाँव में, तो ये इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा बाद में। और जो गांव के लोग हैं वो भी ये सोचेंगे कि भाई फिर मैं कहाँ जाके शहर में जाके ठीक करवाता फिरूंगा या बुलवाता फिरूंगा, तो इसलिए वो ये देखते हैं कि पहले ही ऐसा प्रोडक्ट लेके आए, जब वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो पहले ही ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जिसको उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा रिपेयर्स ना करवानी पड़े। तो इसलिए जब एक कंपनी ड्यूरेबल प्रोडक्ट रूरल मार्केट में बेचना चाहती है तो उसको अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड एक्सेस होती है रिपेयर और मेंटेनेंस की। इसमें लिख भी रखा कि रिपेयर वो नहीं करवा पाते वो इतना ज़्यादा बार बार, क्योंकि फैसिलिटीज़ कम होती हैं, एक्सेस कम होती है। इसके अलावा जो नॉन ड्यूरेबल्स हैं उनमें क्या मार्केटिंग टेक्निक्स होनी चाहिए। देखो नॉन ड्यूरेबल पे अफोर्डेबिलिटी, कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ड्यूरेबल में तो क्या क्वालिटी और रिलायबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इनमें क्या है कि वो कन्वीनियंटली मिल जाए। अब वो लंबे टाइम तक तो चलने वाले प्रोडक्ट वैसे नहीं होते, यूज करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे जल्दी ही। तो उनमें कंपनी को ये देखना चाहिए कि अफोर्डेबल हो, वो ज़्यादा प्राइस के ना हो। दूसरा कन्वीनियंटली मिल जाए कंज्यूमर्स को, अवेलेबल हो वो इजीली, उनके पास के स्टोर जो रिटेल स्टोर है या रिटेल शॉप्स हैं उन पे भी अवेलेबल हो वो। तो नॉन ड्यूरेबल के लिए ये चीज़ें यूज करनी चाहिए। अफोर्डेबल और गुड वैल्यू फॉर मनी हो वो ऐसे प्रोडक्ट, चाहे वो ब्रांडेड हो या ना हो, उनको ब्रांड से मतलब नहीं होता। कंज्यूमर्स, रूरल कंज्यूमर्स को उनको ये हो कि उनको एक जो वो प्राइस दे रहे हो उसमें एक अच्छी क्वालिटी मिल जाए, बस गुड वैल्यू फॉर मनी हो उनके लिए। तो जब नॉन ड्यूरेबल्स की बात आती है तो इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ड्यूरेबल की बात आती है तो क्वालिटी और रिलायबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, उनकी ड्यूरेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए कि वो लंबे टाइम तक चले, उनमें रिपेयर्स की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो है वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल सेलिंग इन रूरल मार्केट। ये जो टॉपिक है ये अलग से क्यों दिया हुआ, क्योंकि देखो जो हमने देखा कि पर्सनल सेलिंग जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रूरल मार्केट में, क्योंकि कंज्यूमर्स इतने अवेयर नहीं होते कि वो खुद से कोई चीज़ जाके खरीद लें। इनडायरेक्टली खरीदना वो प्रेफर नहीं करते, जबकि डायरेक्टली पर्सनल पर्सनल सेल्समैन आके उनको इन्फ्लुएंस करता है कि देखो उनकी क्वालिटी बताता है, फीचर्स बताता है किसी प्रोडक्ट की, तो फिर वो रूरल कंज्यूमर सोचते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे ये खरीदना चाहिए। तो इसलिए पर्सनल सेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रूरल मार्केटिंग में। तो इसीलिए ये अलग से टॉपिक भी दिया हो कि पर्सनल सेलिंग
कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए एक मार्केटर को पर्सनल सेलिंग करते टाइम। तो देखो, पर्सनल सेलिंग करते टाइम सबसे पहले कि मार्केट को समझना ज़रूरी है। रूरल मार्केट, जिस मार्केट में हम जा रहे हैं, जिस मार्केट में हम एंटर हो रहे हैं, अब टारगेट जो हमारी मार्केट है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसमें डेमोग्राफिक, कल्चरल और लैंग्वेज, लाइफस्टाइल उनका क्या है, ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। यानी कि मार्केट की फीचर्स जो कि डेमोग्राफिक, कल्चरल, लैंग्वेज वाइज जो फीचर्स हैं उनकी, उनका जो लाइफस्टाइल है मार्केट उन कंज्यूमर्स का, तो वो समझना ज़रूरी है सबसे पहले। उसके अकॉर्डिंग ही हमें फिर राइट पर्सोनल सेलेक्ट करना है। राइट पर्सोनल यानी कि अब उनका देख लिया हमने कि उनकी लैंग्वेज कौन सी है, तो उस जो उनकी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, उनकी लोकल लैंग्वेज को बोलने में कंफर्टेबल हो, हमें वही सेल्समैन यूज जो है वो चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। और उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसको ट्रेनिंग देनी है फिर, कि वो कैसे उनसे डील करेगा, उनके कल्चर को समझ ले वो, ये सारी चीज़ें उसको समझाना ज़रूरी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, उसको सेलिंग टेक्निक्स अच्छे से, इन चीज़ों की ट्रेनिंग देना फिर उस पर्सोनल को ज़रूरी है। उसके अलावा और फिर नेक्स्ट है कि उसको एडिक्वेट टूल्स अवेलेबल करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट, अब जैसे कोई प्रोडक्ट उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है, उस प्रोडक्ट को यूज करके दिखाना है, तो उसमें क्या क्या टूल्स लगेंगे उसको, तो वो सारी चीज़ें, प्रोडक्ट क्या मटेरियल है, सैंपल उसको अलग से देना, उसको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, सारी ये चीज़ें अवेलेबल करवाना उसको, जो सेल्स पर्सन है उसको ज़रूरी है। इसके अलावा इफेक्टिव सेल्स स्ट्रेटजी फिर डेवलप करना, कि आपको जैसे कैसे यूज, सबसे पहले आपको जाके क्या बोलना है कंज्यूमर्स को, ठीक है, उनको ग्रीटिंग्स करनी है, जैसे कि हेलो आइए, क्या बोलोगे आप, नमस्कार बोलोगे, किस लैंग्वेज में बोलोगे, वर्ड ऑफ माउथ, जो विलेज फेयर्स, लोकल इवेंट्स, इन सब के थ्रू, इन सब का क्या यूज है, ये सारी चीज़ें जो एक ज़रूरी है सेल करने के लिए, कि जैसे जागते ही क्या बोलना है, क्या चीज़ें पहले प्रोडक्ट को बतानी है, प्रोडक्ट यूज करके दिखवाना है आपको कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स अच्छे से उसको समझ पाएँ, उनको समझाना है कि कैसे यूज करना है अगर कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है तो वो सारी सेल्स स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप करनी है, और फिर वो उसको समझानी भी है जो सेल्समैन है उसको। सेटिंग रियलिस्टिक टारगेट, रियलिस्टिक टारगेट का मतलब है कंपनीज नीड टू सेट रियलिस्टिक टारगेट। देखो, रियलिस्टिक टारगेट का क्या मतलब है कि जो कंज्यूमर्स हैं, सॉरी, जो सेल्स पर्सन है, उसको हम ऐसे टारगेट दें जिसको वो अचीव कर सके। तो जो अचीवेबल टारगेट्स हैं कि इतनी ही सेल करके आनी है एक दिन में, इतने प्रोडक्ट सेल करने हैं, क्योंकि रूरल मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेज हैं, तो वो चैलेंजेज सेल्स पर्सन के लिए भी हैं, तो इसलिए उसको टारगेट्स जो हैं वो अचीवेबल हों, कि वो इतना कर सकता है, वैसे ही उसको टारगेट्स देने चाहिए, ताकि वो मोटिवेटेड फील करे। और क्योंकि उसको भी बहुत सारे चैलेंजेज, लैंग्वेज के चैलेंजेज, इतनी दूर जाके वो रिमोट एरियाज़ में जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो उसको मोटिवेटेड रखना भी ज़रूरी है, तो इसलिए उसको रियलिस्टिक टारगेट देना ज़रूरी है। इसके अलावा उसको सपोर्ट्स और फीडबैक देना चाहिए टाइम टू टाइम, ये कि कैसे कि उसकी जो सेल्स परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करना चाहिए, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसको उसके लिए फीडबैक मिलना चाहिए, अच्छी फीडबैक मिलनी चाहिए। अगर कोई उसको चेंज करने की ज़रूरत है तो उसको बताना चाहिए कि आपको अपनी सेल्स स्ट्रेटजी जो है, या जो आप एड्रेस कर रहे हो जाके रूरल कंज्यूमर्स के साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हो, उसमें क्या चीज़ों की आपको चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें उसको समझानी चाहिए। तो एक जो पर्सनल सेलिंग करते हैं, तो जो पर्सनल सेलर है, जो सेल्समैन है, उसको सारी चीज़ें समझाना ज़रूरी है। उस पहले मार्केट को खुद को समझना ज़रूरी है, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना ज़रूरी है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो सही, जो राइट पर्सन है, सेल्समैन है, उसको सेलेक्ट करना, उसको ट्रेनिंग देना, फिर उसको टारगेट देना, ये सारी चीज़ें, उसको अच्छे से टूल्स अवेलेबल करवाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है जब एक रूरल मार्केट में हम सेल्समैन के थ्रू पर्सनल सेलिंग जो करवाते हैं तुम, ठीक है। क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सेल्समैन्स का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये सारे काम करते हैं, फिर वहाँ पे जाके वो प्रमोशन से रिलेटेड भी सारे काम करते हैं, आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट वगैरह सारा कुछ वही कर देते हैं, तो उनको उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना भी ज़रूरी है ना, उनको मोटिवेटेड रखना भी ज़रूरी है, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स पर्सनस के ऑर्गेनाइजिंग करना सेल्स पर्सनल सेलिंग को, और अच्छे से प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करना सेल्स पर्सनल सेलिंग की बहुत ज़रूरी है रूरल मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है इनोवेशन इन रूरल मार्केट। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कि इनोवेशन, क्या क्या नई चेंजेज आ रहे हैं रूरल मार्केट में। देखो, इनोवेशन का मतलब ये है कि डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस,
इन मीटिंग द यूनिक नीड्स ऑफ चैलेंजेज ऑफ रूरल मार्केट या रूरल कम्युनिटीज़। देखो जो रूरल पीपल्स हैं उनके जो नीड्स हैं, उनको यूनिक नीड्स हैं उनको कैसे हम कई नए तरीके से नए प्रोडक्ट के थ्रू कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें या नए इनोवेशंस जो हो रहे हैं रूरल मार्केट में वो क्या क्या। देखो सबसे पहले है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। देखो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी आजकल बहुत बढ़ रही है। ये इसमें तो एग्जांपल दे रखा है, जैसे फार्मिंग के लिए ड्रोन्स या मोबाइल ऐप्स का यूज हो रहा है, या और भी नई इनोवेटिव मशीन्स आ रही हैं। जैसे पहले थ्रेसर के थ्रू जैसे हार्वेस्टिंग होती थी, आजकल कंबाइंस के थ्रू होती है, तो वो दोनों काम कर देती है, काटना भी नहीं पड़ता और कुछ भी, जैसे गेहूं की हम देखते हैं। ऐसे ही अब अलग से दूसरे जो हमारी जो दूसरी फसल होती है, दूसरी क्रॉप्स हैं, उनके लिए भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन के आ रही है ये बिजनेसेस के लिए भी। और ये सारी जो रूरल कंज्यूमर्स की रूरल मार्केट में जो चैलेंजेस थे उनको भी कम वो भी कम हो रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। इसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी जो है ये भी आजकल बहुत प्रमोट हो रही है रूरल एरिया में, क्योंकि जहाँ पे बल्कि जो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे भी रीन्यूएबल एनर्जी जो सोलर एनर्जी है उसका बहुत इंडिया में, जैसे रूरल इंडिया में भी सोलर सेल्स जो हैं, सोलर एनर्जी है, उसका बहुत डिमांड है रूरल एरिया में। तो उससे रिलेटेड जो भी जो सोलर प्लेट्स हैं, पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी पे आजकल जो रूरल कंज्यूमर्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी पे, सोलर बेस्ड एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा वो हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़्यादा डिमांड हो रही है रूरल एरिया में, खासकर जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ आती हैं, हमने देखा कि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है उनकी। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग की, क्योंकि देखो बैंकिंग जो है वो फैसिलिटीज़ रूरल एरिया में बहुत कम है, लेकिन वो जो फैसिलिटी है उसको कवर कौन कर रहा है आजकल? मोबाइल बैंकिंग का बहुत अच्छा जो यूज हो रहा है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जो सारे काम ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र ये सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन जो बैंकिंग है, मोबाइल जो बैंकिंग है, उसका यूज रूरल एरिया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इससे जो फिजिकल मनी है, बिल्स पे करने हैं या क्रेडिट में, ये सारी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं जो रूरल कंज्यूमर है उनके लिए भी। अब उनको फिजिकली बैंक्स में जाने की, विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बैंक में विजिट करना बहुत एक टिपिकल प्रोसेस हो जाता है सबके लिए ही। तो रूरल कंज्यूमर्स के लिए तो और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं होती, उनके पास इतने ज़्यादा बैंक्स अवेलेबल नहीं होते, ब्रांचेज भी एक बैंक में, एक गांव में एक ही बैंक मुश्किल से मिलेगा आपको, एक ही ब्रांच मुश्किल से मिलेगी, एटीएम वगैरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती थी। तो वो सारी चीज़ें अब मोबाइल बैंकिंग जो है वो कवर कर रही है। तो ये नई इनोवेशन हो रहा है ना रूरल एरिया में, और ये जो चैलेंज थे जो रूरल मार्केट में जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी मीट कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी कम किया जा रहा है, उन चैलेंजेस को भी कम किया जा रहा है इन इनोवेटिव टेक्निक्स के थ्रू, इनोवेशंस के थ्रू जो नई डेवलपमेंट हो रही है रूरल मार्केट में। इसके अलावा हेल्थ केयर में भी बहुत डेवलपमेंट हो रही है, जैसे टेली मेडिसिन या मोबाइल क्लिनिक्स आ रहे हैं, या ऐसे मोबाइल ऐप्स जिनके थ्रू जो कंज्यूमर्स है वो परचेज कर सकते हैं, अपनी मेडिसिन परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो अब पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं रूरल एरियाज़ में भी। ठीक है, उनमें भी इनोवेशंस आ रहा है। इसके अलावा एजुकेशन में तो इनोवेशन आ ही रहा है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो आजकल चली हुई है ट्रेंड कोविड के बाद से और भी ज़्यादा, तो इन सब में भी रूरल मार्केट में, रूरल इंडिया में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इनोवेशन आया है एजुकेशन में भी। अब जो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं वो भी अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं घर बैठे, मतलब अपने गांव में ही वो अच्छी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन मोड के थ्रू पढ़ सकते हैं। वो मोबाइल्स में, अपने पीसीज में उनके पास भी इंटरनेट की एक्सेस है, तो एजुकेशन का में भी उसका बहुत अच्छा योगदान है जो इनोवेशंस हैं उनका रूरल मार्केट में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स इन रूरल मार्केट। देखो ई कॉमर्स क्या होते हैं, ऐसे कॉमर्स क्या होती है? बेसिकली ट्रेडिंग करना, एक प्रोडक्ट्स में सेल करना प्रोडक्ट्स को। तो उनमें जो ई का मतलब आ गया कि इंटरनेट का यूज करना, इंटरनेट के थ्रू। तो ई कॉमर्स क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करना। तो इंटरनेट के थ्रू बिजनेस, जैसे कि हम ये देखते हैं कि इतने सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जिनके थ्रू
जिसमें ऑनलाइन मोड के थ्रू हम सेल्स परचेज करते हैं, तो वो वाली चीज़ होगी ई कॉमर्स। अब जो ई कॉमर्स का रूरल मार्केट में क्या ट्रेंड है, वो ये है इस टॉपिक में है कि ई कॉमर्स इन रूरल मार्केट, यानी कि रूरल मार्केट में ई कॉमर्स का क्या ट्रेंड है, क्या पोटेंशियल है ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि देखो ये अभी की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये था कि इंडियन रूरल मार्केट में 20% ज़्यादा यूजर्स हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन मार्केट में। जो ई कॉमर्स के यूजर्स 20% ज़्यादा है रूरल मार्केट में अर्बन के कंपैरिजन में, क्योंकि जो कोविड के बाद ऑनलाइन परचेजिंग का सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा चली हैं, क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा है जो कोविड के टाइम पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोग घरों में बंद थे तो इंटरनेट ज़्यादा आया, इंटरनेट की ज़्यादा यूज बढ़े। 4G आने से अब 5G आ जाएगा तो और ज़्यादा इंटरनेट का यूज होगा। अब लगभग हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स है, क्योंकि जब स्कूल्स बंद हो गए तो घर में सबने अपने फ़ोन लेके आने पड़े सबको, तो मोबाइल पेनिट्रेशन हुआ, इससे इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ, मोबाइल्स का यूज हुआ ज़्यादा, इंटरनेट का यूज हुआ, तो उसके थ्रू फिर वो अदर चीज़ों में भी यूज करने लग गया मोबाइल फ़ोन्स का। तो मोबाइल फ़ोन्स का अब वो ई कॉमर्स में भी यूज कर रहे हैं। अब रूरल एरियाज़ में भी बहुत सारे कंज्यूमर्स जो है, क्योंकि इसमें देखो लिख भी रखा है इस रिपोर्ट में कि जो अर्बन में जितनी जो ऑनलाइन परचेज करते हैं उससे ज़्यादा रूरल एरियाज़ में, रूरल इंडिया में जो कर रहे हैं ऑनलाइन परचेजिंग। तो ये ई कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा जो एक पोटेंशियल है, और भी ज़्यादा ग्रोइंग है। जो रूरल मार्केट है वो ज़्यादा बढ़ रही है रूरल मार्केट में, यानी कि रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा तो सीधी सी बात है कंज्यूमर्स ज़्यादा है, तो वो कंज्यूमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं। तो ई कॉमर्स जो है वो अच्छा एक ट्रेंड है ई कॉमर्स का रूरल मार्केट में भी। लेकिन ये सारी पोटेंशियल होने के बावजूद भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए रूरल मार्केट में बहुत चैलेंजेस भी हैं। वो क्या चैलेंजेस हैं, जैसे देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, रूरल कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग उनको अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन, ये लगा लो कि हम क्या कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब हम रिटेलर हैं तो रिटेलर को सारे प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं अपने पास सेल करने उसको, तो अब वो प्रोडक्ट की कौन कौन से प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन वो रखना चाहता है, कैसे वो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो उनको डिस्प्ले करना पड़ता है, अपने सारे ऑनलाइन डिस्प्ले करना पड़ता है विंडोज़ में, तो अब वो कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो रूरल कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग कैसा उनका पोर्टफोलियो होना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट चीज़ है रूरल ई रिटेलर्स को समझने के लिए, कि वो अगर रूरल मार्केट में आना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, या रूरल मार्केट में के कंज्यूमर्स को सर्व करना चाहते हैं, तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी जो उनके कल्चर है, उनकी जो समझने का तरीका है रूरल कंज्यूमर्स का, उनकी हैबिट्स हैं, उनका लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रेजेंट करें अपने प्रोडक्ट्स को, उनके अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सेलेक्शन हो। उसके अलावा जो पेमेंट सिक्योरिटी है, ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी है, ये जो अर्बन कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में रूरल कंज्यूमर्स का इन पे जो बिलीव्स है कि वो सिक्योर है ये पेमेंट, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट इनको कर रहे हैं। अगर हम जैसे कैश ऑन डिलीवरी का तो फिर भी रूरल कंज्यूमर्स प्रेफर देते हैं, लेकिन अगर कैश ऑन डिलीवरी ना करके ऑनलाइन पेमेंट अगर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू रहता है, रूरल कंज्यूमर्स को और ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनमें अवेयरनेस की कमी है, उनको थोड़ा सा डर रहता है कि इस चीज़ का कि वो सिक्योर है या पेमेंट नहीं है। इसके अलावा लैंग्वेज का भी डिफरेंस है, क्योंकि रूरल कंज्यूमर्स जो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही ज़्यादा समझते हैं अच्छे से, तो उनके लोकल लैंग्वेज में ही अपने प्लेटफॉर्म को डेवलप करना, उसके अकॉर्डिंग ही प्लेटफॉर्म को चेंज करना, अपनी वेबसाइट में सारी लैंग्वेज को शो करना, ये भी एक चैलेंज है ई रिटेलर्स के लिए। क्योंकि जो मैक्सिमम जो साइट्स हैं, ई कॉमर्स साइट्स हैं जो हम देखेंगे, तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है वेबसाइट्स। अगर वो लोकल लैंग्वेज में है भी तो उनके पास इतने सारी डिटेल्स जो है वो लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होती, इतने सारे प्रोडक्ट्स लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए लैंग्वेज भी एक चैलेंज है ई रिटेलर्स के लिए, अगर वो रूरल मार्केट में डील करना चाहते हैं, रूरल इंडिया में डील करना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी, क्योंकि उनको तो ट्रांसपोर्टेशन तो करना पड़ेगा ना, वो ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो जाके देख के आना तो पड़ेगा ना कंज्यूमर्स के लिए। अब इनमें ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे फूड आइटम्स हैं, उनमें अभी भी बहुत चैलेंज है ई रिटेलर्स के लिए। क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म हम देखते हैं जोमेटो स्विगी, इनकी जो पहुंच है, एक्सेस है जो इनकी रूरल एरिया में, वो अभी भी बहुत कम है। तो वो क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी नहीं है, इतना उनका लाइफ टाइम नहीं होता, इतना वो फूड प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी वो
उनको तो जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है ना जैसे ही वो बन जाते हैं, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत चैलेंज है ई रिटेलर्स के लिए। इसके अलावा जो दूसरे बल्कि जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ तो रूरल एरिया में कम ही है अभी भी। इसके अलावा जो मोबाइल चैनल्स हैं वो भी कम है, क्योंकि देखो कई बार जो रूरल कंज्यूमर है वो सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही डील करते हैं। पीसीज और लैपटॉप्स की एक्सेस अभी भी जो रूरल पीपल है उनके पास बहुत कम है पीसीज की एक्सेस, तो उनको जो सारी चीज़ें मोबाइल के थ्रू ही करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी एक्सेस, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनकी एक्सेस सिर्फ पीसीज में या लैपटॉप्स डेस्कटॉप्स पे ही है, लैपटॉप्स में ही है, उनमें मोबाइल में नहीं है उनकी एक्सेस उन वेबसाइट्स की। तो ये रिटेलर को उनके अकॉर्डिंग चेंज भी करना पड़ता है, उनको ऐसा भी अपनी वेबसाइट इस तरह से डेवलप करनी पड़ती है कि वो मोबाइल में भी वैसे ही अच्छे से यूज हो पाए। तो मोबाइल चैनल्स का यूज पे भी फोकस करना चाहिए रिटेलर को। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे चैलेंजेस हैं जो रिटेलर को, ई रिटेलर को ध्यान रखने चाहिए जब वो रूरल मार्केट में जाते हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि रूरल मार्केट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर है, उसका नेचर अलग है अर्बन के कंपैरिजन में। तो उसी के अकॉर्डिंग सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए एक मार्केटर को रूरल मार्केट में अगर वो एंटर होना चाहता है। बहुत सारा मानना कि बहुत सारा पोटेंशियल है रूरल मार्केट में, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो मार्केटर को सारा समझ के सारी चीज़ें कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या बिहेवियर है रूरल कंज्यूमर्स का, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, जो ये मार्केटिंग रूरल मार्केट को समझ के उनकी स्ट्रेटजीज डेवलप करना, वैसे ही जो सारे चैलेंजेस हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, इस चीज़ का बहुत ही अच्छा और बेस्ट एग्जाम्पल है ये तीनों एग्जाम्पल, जो कि आईटीसी ई चौपाल है, एचयूएल शक्ति है और गोदरेज आधार है। इन तीनों के ऊपर ही मैंने वीडियो बना रखी है, तीनों केस स्टडीज़ के ऊपर। इन तीनों केस स्टडीज़ का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये आपके सिलेबस में भी दे रखी है कि ई चौपाल और उससे रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसे लास्ट में दिया हुआ भी है आपके सिलेबस में। तो इसलिए जो आईटीसी ई चौपाल है ये क्या है कि आईटीसी का एक प्लेटफॉर्म है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको बेसिक, जिसमें किसान जो हैं उनको कैसे वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म देती है ई चौपाल। बेसिकली चौपाल क्या होती है कि एक प्लेटफॉर्म होता है ना जहाँ पे सारे लोग आके मिलके बैठ के बात करते हैं, वो चौपाल होती है। लेकिन ये आईटीसी की ई चौपाल क्या है कि जो फार्मर्स हैं वो सारे इस एक जगह पे आके इनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू वो अपने सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जिसके थ्रू उनको कि किस मंडी में उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उनकी क्रॉप्स है, उनका क्या रेट चल रहा है, ताकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो वहाँ पे सेल कर सकें। और आईटीसी खुद भी परचेज करती है फिर फार्मर से, जहाँ फार्मर्स ये देख सकते हैं कि क्या रेट चल रहा है, तो वो अपने हाईएस्ट रेट पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसके अलावा वो ख़रीदना हो अगर उन्हें कुछ, तो भी उनको मिल जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, वो पूरी डिटेल आपको उस केस स्टडी में मिल जाएगी, जो केस स्टडी वाली वीडियो है। इसके अलावा एचयूएल शक्ति, जिसका मैंने बताया भी, इसमें शक्ति एंटरप्रेन्योरर होते हैं, शक्ति एंटरप्रेन्योरर वुमेन एंटरप्रेन्योरर हैं, जिनको जो ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे वुमेन हैं जो गांव की ही जो एचयूएल के प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे फर्दर गांव में सेल करते हैं एचयूएल से ख़रीद के। तो एचयूएल का भी बहुत अच्छा एक मॉडल है जो कि ये बताता है हमें कि कैसे जो रूरल कॉम्प्लेक्सिटी है, जो रूरल इंडिया में, जो रूरल मार्केट में जो कॉम्प्लेक्स नेचर है रूरल मार्केट का, उसको इग्नोर करके हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं उसका। मतलब रूरल जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो चैलेंजेज हैं, उनको कैसे मीट आउट कर सकते हैं हम अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू। ये बहुत अच्छे एग्जांपल है। इसके अलावा गोदरेज आधार है जो कि रिटेल आउटलेट है, एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल आउटलेट जो कि रूरल कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छे से एक एक्सपीरियंस देता है कि वो भी मॉल्स और सुपरमार्केट्स जो हैं, सुपरमार्केट ही है ये एक तरह से गोदरेज आधार। तो ये सुपरमार्केट का कैसे यूज कर सकते हैं, कि सुपरमार्केट का एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं रूरल कंज्यूमर्स, क्योंकि वो सुपरमार्केट रूरल एरिया में सुपरमार्केट अवेलेबल करवाते हैं, और जहाँ पे रूरल कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, और वहाँ से उनको कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स अगर उनको खरीदने हैं तो वो खरीद भी सकते हैं वहाँ से। तो ऐसे ये तीनों प्लेटफॉर्म हैं, इन तीनों एग्जाम्पल है, सॉरी केस स्टडी है एक तरह से, और तीनों ही मॉडल्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी वीडियो। तो आप हमें टेलीग्राम पे आपको इसका
PDF मिल जाएगा इसी वीडियो का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, हमारे एफर्ट्स आपको यूज़फुल लगते हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इन फ्री क्लासेस को कंटिन्यू रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।